वेलकम टू ओजस स्टडी। मध्यकालीन भारत का इतिहास देखेंगे। इसमें कवर करेंगे 712 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच में जितने भी बाह्य आक्रमण हुए हैं, जिसमें मेन फोकस रहेगा हमारा मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी पे। इन तीनों ने कब कब आक्रमण किया था और क्यों किया था, किस पर किया था, कब जीत हुई कब हार हुई, सभी चीज़ों को बिल्कुल वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इससे एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से सबको देखेंगे। और इतना ही नहीं, केवल एसएससी के लिए नहीं, जितने भी वनडे एग्जाम है, वनडे एग्जाम के लिए आपको सफिशियंट होगा केवल इतना ही पढ़िए, फालतू की पीएचडी करने की जरूरत नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 एडी में यानी कि 712 ईस्वी में भारत पर सफल आक्रमण किया था। देखिए, स्टार्ट करते हैं कहानी की तरह। पहले क्या आप जानते हैं कि हमारा प्यारा भारतवर्ष, और यहां पर बगल में इसके यहां से एक शुरू होता है, इस तरह से यहां से पाकिस्तान, और पाकिस्तान के इधर शुरू होता है यहां से सटा हुआ अफगानिस्तान। यहां तक अफगानिस्तान है, तो यह हो गया अफगानिस्तान और ये हो गया पाकिस्तान। ठीक है, यहां पर देखिए, लेकिन पहले क्या होता था, ये पूरा हमारा होता था, हमारे पास होता था, यानी भारत पूरा एक था। यहां पर आप जानते हैं कि जो राजस्थान से सटा हुआ इलाका है इसे कहते हैं सिंध प्रांत, इसे कहते हैं सिंध। और यहाँ जो पंजाब से सटा हुआ है, इधर अगर आते हैं तो यहाँ पे इसको भी पंजाबी कहते हैं, लेकिन ये अभी इस समय प्रेजेंट में पाकिस्तान का पंजाब है और हमारा पंजाब इधर है। ठीक है, तो देखिए पहले क्या होता था, इसे जो ईरान है, पाकिस्तान से सटा हुआ ईरान है, आप जानते हैं चाबहार पोर्ट आपका हमारा भारत काम कर रहा है इस पे। तो देखिए यहाँ पे जो ईरान है, ईरान के इस समय राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी, और यहाँ पे इसको पहले कहा जाता था, इस समय 712 या उससे पहले कहा जाता था फारस कहा जाता था। और फारस के लोग ट्रेड करते थे यहाँ से आकर के, इस तरह से, जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधु नदी यहाँ से निकलती है और इस तरह से आकर के बहती है पाकिस्तान और पंजाब से होते हुए। देखिए, पाकिस्तान और पंजाब में होते हुए इस तरह से सिंध प्रांत से होते हुए आकर इधर जो है अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, अब देखिए क्या होता था कि ये लोग फारस से लोग जाते थे, यहाँ पे ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, और व्यापार करते थे साथ ही साथ उस समय क्या था, बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम का मतलब ये होता है कि सामान के बदले सामान, यानी कि मुद्राएं नहीं एक्सचेंज की जाती थी, या फिर किसी सामान को खरीदते थे तो मुद्रा नहीं देते थे, लोग अपने किसी एक सामान को देते थे, उसके बदले में दूसरा सामान लेते थे, जिसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम चल रहा था। अब क्या हुआ कि ये फारस के लोगों ने सोचा कि चलो यार आक्रमण करते हैं, इस पर आक्रमण करके यहाँ पर हड़प लेते हैं। कुछ पहले यही होता था कि आक्रमण करो, हड़प लो, वहां का राजा बन जाओ या फिर राज करो, यही था सब। भारत में छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी और यहाँ पे राजा हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर जो है एक इस तरह से खलीफा हुआ करते थे। खलीफा क्या करते थे, खलीफा को सभी लोग मानते थे, राजा की तरह होते थे, लेकिन खलीफा कहा जाता था। तो यहाँ पे था खलीफा उस समय अल हजाज बिन यूसुफ। अल हजाज बिन यूसुफ ने मन बनाया कि चलो इस पर आक्रमण करते हैं और आक्रमण करके कुछ इन जगहों पे कब्जा करते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेडिंग चल रही है, बहुत ज्यादा ये लोग धनवान है, यहाँ से लूट करके लाते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इसको मदद कहा कि नहीं नहीं, ये यहाँ पे लोग पावरफुल हैं, यहाँ के लोग पावरफुल हैं, यहाँ पर ना जाओ युद्ध करने या फिर यहाँ पे कब्जा करने की जो कोशिश मत करिए। यहाँ से चलते हैं नीचे यहाँ पे सिलोन, जो कि आज नाम है इसका श्रीलंका। तो सिलोन कहा कि सिलोन पे आक्रमण करिए। तो यहाँ से क्या किया, सब यहाँ से नाव से चल दिए और नाव से आते करके नीचे इस तरह से, और यहाँ पर आकर के आक्रमण किया। जब यहाँ पे कुछ लोगों ने आकर के आक्रमण किया तो कुछ जगहों पे कब्जा कर लिया, और इसके बाद धीरे धीरे आक्रमण करते गए, कब्जा करते गए। इसके बाद चूंकि मारकाट होगी तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ लोग मरेंगे, तो इधर के भी लोग मर गए, तो इधर के लोग मर गए, तो इनकी जो विधवाएं थी, तो यहाँ फारस के लोगों ने सोचा कि ये विधवाएं यहाँ पर रहकर क्या करेंगे, अच्छे लोग आएंगे तभी तो लड़ेंगे, और लोगों को भेजते गए और सोचा कि विधवाएं जितनी हैं उनको भेज दो वापस, यहाँ आकर के अपने यहाँ रहें। तो इन लोगों ने क्या किया, नाव में सोना चांदी या सरफियां भर करके और साथ में विधवाओं को यहाँ से भेजा। कहा कि जब जाओ फारस, तो ये लोग यहाँ आ रहे थे फारस। तो यहाँ समुद्री इलाका है और समुद्री इलाका के पास कुछ लुटेरे थे, आदिवासी थे। पहले क्या करते थे, लूट लेते थे, जैसे कि सोमालिया में आज भी लूट लेते हैं, लुटेरे हैं वहां पे समुद्री लुटेरे। तो इन समुद्री लुटेरों ने क्या किया कि इनकी नावों को हाईजैक कर लिया, लूट लिया, औरतों के साथ इन नावों को लूट लिया। अब क्या हुआ, अब जो यहाँ पे था अल हजाज बिन यूसुफ, जो यहाँ का खलीफा था, इसके यहाँ खबर पहुंचाई गई कि ये तो लूट लिया गया, नाएं लूट ली गई और औरतों को भी लूट लिया गया। तो क्या हुआ कि ये आग बबूला हो गया, और आग बबूला हुआ तो इसके देखिए आग में घी डालने का काम किया इसका दामाद
मोहम्मद बिन कासिम, इसने क्या किया, इसने लगा दिया आरोप, क्योंकि इसकी मानसिकता थी कि हम यहाँ पे आक्रमण करें, हमेशा चाहता था कि हम यहाँ पे आक्रमण करें। तो इसने सिंध के राजा थे उस समय, जो कि लास्ट हिंदू शासक भी थे, दाहिर नाम था इनका। तो इसने दाहिर पे आरोप लगा दिया, कहा कि दाहिर ने लूट लिया। अब क्या हुआ, क्योंकि ये चाहता था मोहम्मद बिन कासिम की यहाँ पे हमला किया जाए और यहाँ लूटा जाए, तो यहाँ उसकी चल नहीं रही थी। उसने क्या किया, अपने ससुर को, जो अल हजाज बिन यूसुफ, जो खलीफा था फारस का, इसको बहका दिया और कहा कि इसने लूटा है, दाहिर ने लूटा है। तो ये यूसुफ, जो अल हजाज बिन यूसुफ था, यानी अल हजाज ने क्या किया कि दाहिर को एक संदेश पत्र भिजवाया और कहा कि जो भी हमारी नाव लूटे हो औरतों को, सबको बाइज्जत यहाँ पे हमारे यहाँ पहुंचा दो। तो दाहिर ने भी अपना पत्र भिजवाया, कहा कि नहीं, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। तो ये फिर कहा कि अच्छा ठीक है, नहीं किया तो एक काम करो, जहां भी है, जहां से भी चाहे वहां से ले करके वे सामान सबको वापस करो। अब इसने दाहिर ने कह दिया कि देखिए भाई, मैंने जब लूटा ही नहीं तो मैं कैसे वापस करूं। अब देखिए इसका बेवकूफी इतना, अल हजाज पता नहीं, ये बेवकूफ थे, पढ़े लिखे तो नहीं, गवार थे। यानी कि जो गांव में कहावत है ना कि खेत खाए गधा मारल जाए जुल्हा, ठीक है, तो गधा पूरा खेत खा जाएगा और जुल्हे की पिटाई होगी। वैसे ही एक और कहावत है कि मियाँ को पाओ ना तो बीबी के बकोटा। यानी कि क्या करेंगे, इसको, इन सबको तो पाए नहीं ये सब, और इन्हीं को चलो भैया इन्हीं पे हमला करो। अब क्या हुआ, ये मोहम्मद बिन कासिम ने इतना भर दिया इसको, अल हजाज को, कि कहा, अल हजाज ने कहा ठीक है जाओ आक्रमण कर दो। लेकिन ये इतने लोग बुजदिल थे, ये लोग क्या करते थे, ये दिन में आक्रमण नहीं किए, जब सब लोग सोए हुए थे तो रात में गए, सिंध नदी को पार किया और यहाँ पर आकर के सिंध पे आक्रमण कर दिया। और आक्रमण कर दिया, बहुत बुरी तरह से काटा मारा सबको, और लगभग यहाँ से क्या किया, इनका दाहिर का सिर काट लिया। दाहिर का सिर काट करके ले आया कासिम और ये अल हजाज को दे दिया। अल हजाज बहुत खुश हुआ। साथ ही साथ यहाँ से लगभग 1000 औरतों को अपहरण करके, मार पीट के, बंधक बना करके लाया, जिसमें दाहिर की 2 बेटियां थी, एक का नाम था सूर्यवती और दूसरे का नाम था सोमवती। सूर्यवती और सोमवती को जब ये लेकर के आता है कासिम, तो अल हजाज के सामने पेश करता है। अल हजाज चूंकि एक बाप था, एक बेटी का बाप था, तो अल हजाज को जब देखता है सूर्यवती और सोमवती को, तो उसका दिल पसीज जाता है और उसने वो कहता है कि सूर्यवती और सोमवती को अपनी बेटी के साथ महल में रहेगी वो, और अपनी बेटी की तरह उनको रखता है। बाद में क्या होता है कि अल हजाज को सूर्यवती और सोमवती पूरी कहानी बताती हैं और मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताती हैं कि कितना गलत किया था और गलत किया है, सब अब भड़का करके आपको सारी चीजें उल्टी सीधे काम करवाया है। तो अल हजाज ने क्या किया कि मोहम्मद बिन कासिम को सीधे गड्ढा खोद करके दफनवा दिया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बनते हैं, क्वेश्चन यहां से बनता है कि मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत पर पहला आक्रमण कब किया था, या फिर ऐसे बन सकता है कि अरबों का सबसे पहला भारत पे कब आक्रमण हुआ था। ये अरबी थे, अरब लोग थे, तो सबसे पहला सफल आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में। अब इसको याद रखना है तो आप इस तरह से याद रखेंगे कि देखिए जो अरबी थे यहाँ के मुस्लिम थे, और मुस्लिम आते थे तो उनका मेन उद्देश्य था भारत पे हमला करना, चाहे कहीं भी हमला करना, वहां पे लूट घसोट करो और साथ साथ अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो, यानी कि अपने लोगों को धर्म परिवर्तित करो। तो धर्म परिवर्तन इनका काम था। तो इसी तरह से याद रखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम चाहे अरबों का पहला सफल आक्रमण क्यों हुआ, चाहे कब हुआ, अगर ये जानना है तो बस यही याद रखिए, खतना खतना। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर मुस्लिम बनाना है तो खतना कराओ, यही आप जानते हैं, तो खतना याद रखेंगे। तो खतना से आप पकड़ लेंगे, देखिए के का होगा 7, एच का कुछ नहीं, ए का कुछ नहीं, टी का होगा 1, ए का कुछ नहीं, एन का होगा 2, ए का कुछ नहीं, 712 ईस्वी। इस तरह से आप याद रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछ दे कि अरबों का सबसे पहला सफल आक्रमण कब हुआ, चाहे अरबों का पहला, हाँ, तो आप बोलेंगे कि अरबों का, अच्छा वो क्यों करते थे, लूट घसोट के लिए, और खतना मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करने के लिए। तो खतना से आप 712 ईस्वी याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए यहां से और क्वेश्चन बनते हैं। कहता है कि भारत पर पहला सफल आक्रमण तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। फिर पूछ लेता है कि फारस का खलीफा कौन था, जब आक्रमण किया गया था फारस का खलीफा कौन था, तो अल हजाज बिन यूसुफ खलीफा था। इसके बाद ये भी पूछ लेता है कि किस जगह पर ये पहला आक्रमण किया गया था, तो ये किया गया था सिंध पर, और वहां का राजा कौन था, तो दाहिर राजा थे। इसके बाद पूछ लेता है कि सिंध पर आक्रमण करने का प्रमाण जो है कि ये यहां से लोग किए थे, ईरान के लोग या फारस के लोग किए थे, तो कहां मिलता है, तो ये मिलता है चचनामा, एक बुक है जिसे किसने लिखा है ना पता, वो बकलोल था, भूल गया, उसने अपना नाम भी नहीं लिखा। आज तो पता है आज के लोग क्या करते हैं, वो उनकी बुक नहीं होती, कॉपी पेस्ट कहीं से करो, अपना नाम लिख देते हैं, नाम पहले आना चाहिए। लेकिन ये बेचारा क्या किया, इसने चचनामा लिखा जिसमें पूरी बात इसने लिखा था, लेकिन अपना नाम लिखना भूल गया। इसके बाद इसी का ये चचनामा जो बुक है, जहां से हमें मिलता है कि सिंध पर आक्रमण किया गया था या भारत पर सफल आक्रमण किया गया था, इसी का जो है, इसी का फारसी अनुवाद किया अली बकर सूफी ने।
ठीक है, तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा एक बार, बाकी जब हमने डिस्कस किया तो सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं महमूद गजनी के बारे में। गजनी साम्राज्य क्या था? गजनी यहाँ पर अफगानिस्तान में एक जगह थी, यहाँ पर गजनी साम्राज्य की स्थापना की जाती है। इसके द्वारा अल्पतगीन के द्वारा, अल्पतगीन एक तुर्की शासक था, यानी तुर्क का था, तुर्की शासक था। इसने क्या किया, यहाँ पर गजनी साम्राज्य की स्थापना की। अब इसका एक गुलाम था जिसका नाम था सुबुतगिन, और सुबुतगिन गुलाम था और साथ ही साथ उसका दामाद भी था अल्पतगीन का। इसने अपनी बेटी से अब इसको सुबुतगिन की शादी कर दी। जब सुबुतगिन की शादी कर दी तो इसका बेटा हुआ गजनी, और भी एक बेटा था, हमें उसके नाम जानने की जरूरत नहीं है, हमें गजनी का, क्योंकि जो काम करता है वही तो, जो कुछ नाम करता है, चाहे वो गलत काम करे चाहे अच्छा काम करे, जिसका नाम होता है उसी को पढ़ना है और फालतू किसी को नहीं पढ़ना है। तो गजनी क्या करता है कि 998 ईस्वी में वहां पे गजनी की गद्दी पे बैठता है, यानी महमूद गजनी जो है गजनी की गद्दी पे बैठता है। और देखिए ये इतना टैलेंटेड था, यानी कि युद्ध में इतना निपुण था, ये 27 साल की उम्र में यहाँ पे बैठता है अपने पिता के बाद। और ये जो है इसको बगदाद का जो खलीफा था उस समय अल आदिर बिल्ला, इसने गजनी को यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह की उपाधि देता है। ठीक है, उपाधियों का सम्मान उस समय चलता था, उपाधि देते थे, सम्मान देते थे। इसने क्या किया, सभी लोग जानते हैं कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, और इसका उद्देश्य ये नहीं था कि हम यहाँ पर आए राजपाट करें, इसका उद्देश्य यही था बस लूटो, क्योंकि हमारा भारत जो था सोने की चिड़िया था, बस इसका मतलब था, मेन मकसद था लूटो घसोटो भागो। ठीक है, तो जब इसने पहली बार आक्रमण किया तो यहाँ पे पंजाब पे किया, और पंजाब के जो राजा थे शाही वंश के जयपाल थे, और जयपाल क्या किए कि जयपाल जो है यहाँ कश्मीर वश्मीर सब इनके कब्जे में था, यहाँ तक राज करते थे। तो जयपाल को बुरी तरह से पराजित कर दिया। जब पराजित कर दिया तो लूट के भग भी गया। तो जयपाल ने अपने बेटे आनंदपाल को वहां पे गद्दी दे दिया और अपना आत्मदाह कर लिया। चलिए, हमें उतना जानने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, जो पहला आक्रमण किया था, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, और आप इसको याद रखिएगा। पहला आक्रमण 1001 में भारत पर इसने पहला आक्रमण किया था। अब कैसे याद रखेंगे, याद रखना है, थोड़ा निमोनिक ट्रिक लगाइए कि गजनी से गंजा पकड़िए, और गंजा कहीं जाए ना तो बेचारा पहले तो डरता है, और वो भी डर रहा था क्योंकि यहाँ से आ रहे थे, तुर्क के थे, तो तुर्की जब यहाँ आ रहे थे तो डर रहे थे। और ये जो गंजा था, गजनी को गंजा मानिए, ये यहाँ पर लड़ने से डर रहा था, और अकेले इसलिए नहीं आया, साथियों के साथ आया। तो इसी तरह से याद रखेंगे कि गजनी जो है साथियों के साथ पहली बार आया था, और सही बात है, नहीं तो अगर ऐसे आ जाता तो मार करके भारत वाले चपड़गंजू कर देते और भी बड़ा गंजा बना देते। तो इसने साथियों के साथ आया। तो साथियों को कोड को अगर डिकोड करिए तो देखिए, एस का होगा 0, ए का कुछ नहीं, टी का होगा 1, एच का कुछ नहीं, आई का कुछ नहीं, वाई ओ का कुछ भी नहीं होता। और चूंकि 998 में बैठा था तो जितने भी कारनामे करेगा 1000 ईस्वी में ही करेगा, उसके पहले तो करेगा नहीं। तो 1000 के लिए आप 10 आगे लगा दिया करेंगे, तो 1001 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था, आपको याद हो जाएगा। कैसे याद किया आपने कि गजनी डर के मारे भारत पे साथियों के साथ आक्रमण किया, साथियों के साथ, साथियां ही आपका कोड हो जाएगा। और चूंकि आप जानते हैं, ये तो थोड़ा आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि हम 712 से 1200 ईस्वी के बीच में पढ़ रहे हैं, तो 712 में जो भी घटना हुई थी मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अब 998 में गजनी बैठ रहा है, तो 998 में बैठ रहा है तो 1000 में, यानी कि जब भी 1000 में कुछ भी घटनाएं होंगी 1000 में होंगी। अब जो तीसरा हमें पढ़ना है मोहम्मद गोरी, तो जो भी घटना करेगा वो 1100 से 1200 के बीच में, 1200 समथिंग के बीच में करेगा, यानी कि इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा करके आपको आगे का कोड रख देना होगा। इसी तरह से 1018 में कई बार पूछा गया, 1018 में मथुरा पर आक्रमण किया। पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन कि मथुरा पर गजनी ने कब आक्रमण किया था, तो कब आक्रमण किया था, 1018 में किया था। कैसे याद रखेंगे, मथुरा में आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे ही मथुरा किस लिए फेमस है, राधा कृष्ण के लिए फेमस है, राधे राधे आप कहते हैं। तो देखिए, कहीं भी नाम आता है पहले देवी का नाम आता है, तब देवता का नाम आता है। तो इसी तरह से याद रखेंगे कि मथुरा में देवी के मंदिर पर आक्रमण किया था, क्योंकि सोमनाथ मंदिर पर तो आक्रमण किया ही था, बाद में उसको भी देखेंगे। तो याद रखेंगे कि मथुरा में क्या है, किसका फेमस है नाम, पहले देवी का नाम आता है, तब देवता का नाम आता है, यानी पहले राधा जी का नाम फिर कृष्ण जी का नाम। तो आपने याद किया कि मथुरा में देवी पर आक्रमण किया था, देवी। तो देखिए, डी का आप यहां पे कोड रखिए, डी का होगा 1, ई का कुछ नहीं, वी का होगा 8। और आप जान रहे हैं कि 998 में बैठा था गद्दी पे, तो 1000 में ही कारनामे किया, तो वहां पे 10 लगा दीजिए। तो 1018 में मथुरा पे देवी में, देवी के लिए, देवी को आक्रमण किया था, चाहे देवी पर आक्रमण किया था, कब किया था, देवी केवल आप जानिए, तो आप डेट आपने समझ लिया। नेक्स्ट है 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था।
किसका इस तरह से याद रखेंगे। आप जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर पे जब यहाँ पर आक्रमण किया था यहाँ से आकर के, तो क्या हुआ, यहाँ पे जाट लोग थे। अब जाटों ने क्या किया, इसको इतना भिगो भिगो के मारा। जब यहाँ से लूट करके जा रहा था, लगभग बता रहे हैं कि 20 लाख दिनार का फायदा इसे हुआ था। जब ये लूट कर यहाँ से भाग रहा था तो यहाँ पे जाटों ने घेर लिया और घेर करके इतना मारा, नाली में गिरा गिरा के मारा। ठीक है, यानी इतना मारा कि चपड़गंजू कर दिया। साथ ही भाग गए, लेकिन इसको बहुत मार मारा, यहाँ से हरा दिया। ठीक है, तो आपने याद किया कॉमेडी के लिए कि जब यहां से सोमनाथ मंदिर लूट रहा था, लूट करके जब भाग रहा था, तो जाटों ने क्या किया, नाली में गिरा गिरा के मारा। ठीक है, कहां गिरा के मारा, नाली में। तो नाली ही इसका कोड रहेगा। देखिए, एन का हो गया 2, ए का कुछ नहीं, एल का होगा 5, आई का कुछ नहीं, आप आगे लगा देंगे 10, यानी 1025 में। आपको कभी नहीं भूलेगा। अब बस यही याद रखेंगे। और चूंकि यहाँ पे मारे भी थे ये लोग, सही मारे थे, मार के भगा दिए थे, तो इसने क्या किया, जो मोहम्मद गजनी था, महमूद गजनी ने फिर क्या किया, इन लोगों से बदला लेने के लिए 2 साल बाद फिर आया। कैसे याद रखेंगे, 1027 में जाटों पर आक्रमण किया महमूद गजनी ने। अब जाटों पे आक्रमण करा, चूंकि यहाँ पे सोना लूट के भाग रहा था, तब तो मार खा गया क्योंकि कोई जानता नहीं था। अब डायरेक्ट तुम आकर के यहाँ पे अटैक करोगे तो जाट कम थोड़ी, जाटों ने नाक काट दिया उसका। ठीक है, बस इसी तरह से याद रखिए कॉमेडी के लिए कि जाटों ने इतना पीटा इसको फिर और नाक काट दिया, जैसे सुर्फनखा का, क्योंकि जानते थे, रामायण देखा था, जाट यहाँ के चालाक थे, तो इन्होंने नाक काट दिया गजनी का। और नाक ही जो है डेट है। देखिए, एन का हो गया 2, ए का कुछ नहीं, के का हो गया 7, आगे आप 10 लगा देंगे। 1027 में जाटों पे युद्ध किया था, जाटों से हार के चला गया। नेक्स्ट है 1030 में मर गया। तो जानते हैं जब बुरे लोग मर जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, मौज करते हैं। तो महमूद गजनी कौन सा अच्छा था, 17 बार आक्रमण किया भारत पे, तो अच्छा था कि लूट पोट के मारता था, काटता था, लूट के भाग जाता था। तो इस तरह से लोग अगर मर जाते हैं तो मौज करते हैं लोग। तो 1030 को याद रखना है। तो आप याद रखेंगे कि जब गजनी मरा तो लोग मौज करने लगे। तो देखिए, एम का होगा 3, ए का कुछ नहीं, यू का कुछ नहीं, ई का कुछ नहीं, और एस का होगा 0। आपने लगा दिया 10, तो एक हो गया 1030 ईस्वी में। अब देखिए, ये तो क्वेश्चंस बनते हैं जो आपने डेट याद किया। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए उनको भी देखिए। वैसे मैंने सारे क्वेश्चंस ही देख रहे हैं कि जहां पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि इसको उपाधि जो बगदाद का अल आदिर बिल्ला था, खलीफा वहां का, उसने दिया था यमीन उद दौला की और यमीन उल मिल्ला की। और देखिए, इसने सुल्तान की उपाधि धारण करने कराए, और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था ये। ठीक है, देन नेक्स्ट है, इसके समय में प्रमुख इतिहासकार थे अल बरूनी, फिरदौसी, उत्बी, फारूकी और सिसतनी। इन सबका नाम याद रखिएगा क्योंकि 4 ऑप्शन दे देगा। 4 ऑप्शन में से 3 का नाम देगा और 1 का नाम कोई गलत वहां पे दे देगा, कहेगा कि इनमें से गजनी के समय कौन इतिहासकार नहीं थे। तो वहां पे आप जो नहीं दिया रहेगा, जो नहीं इसमें से 5 में से नहीं होगा, उसको टिक कर देंगे कि ये नहीं था। नेक्स्ट है, गजनी के बारे में किस किताब में इसका उल्लेख मिलता है। इसकी गजनी आया था, 17 बार आक्रमण किया था, कैसे मिलता है, क्योंकि इसके इतिहासकार ही तो लिखते हैं। क्या करते थे, इस ससुरा जो भी लुटेरे थे ना, ये लोग अपना चापलूसी करने के लिए इतिहासकार रखे थे। कहते थे कि चलो हम जाएं, हार भी जाते थे तो भी कहते थे कि नहीं, हमारा बढ़ा चढ़ा करके लिखो। तो ये सब इतिहासकार उसको लिखते थे क्योंकि इनको तभी तो महान बनेंगे। आजकल क्या होता है, सब पार्टियां हार रहती हैं, ठीक है, हारती रहती हैं, फिर भी दिखाती है न्यूज में, जो गोदी मीडिया दिखा कि नहीं, जीत रहे हैं। ऐसे ही बिल्कुल इतिहासकार इसके ना चाटुकार करते थे। तो ये 5 इतिहासकार थे, अल बरूनी, फिरदौसी, उत्बी, फारूकी और सिस्तनी। इनको लिख लीजिएगा। अब इसकी एक किताब लिखी गई थी, किताब का नाम था किताब उल हिंद, और इसको लिखा था अल बरूनी ने। ठीक है, चूंकि देखिए ये तुर्की था, लेकिन इसको किताब जो लिखी गई थी फारसी में लिखी गई थी। इसका संबंध यहां से भी था, इसने फारस को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि तुर्कों का सबसे पहला आक्रमण कब हुआ था, उस समय कौन राजा थे, तो उस समय जयपाल थे। ये क्वेश्चंस लगभग मैंने सारा कंप्लीट करा दिया। अगर आप इसको एक बार देख लेते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं अब मोहम्मद गोरी के बारे में, क्योंकि हमें 712 से 1200 ईस्वी कंप्लीट करना है। ओके, मोहम्मद गोरी, इसका पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जो है गौर, यानी गजनी में एक जगह थी गौर, और वहां का शासक था। और शासक कब बना, 1173 में, यानी जब वो पहले ही मर गया था 1130 में, गजनी मर गया था। इसके बाद थोड़े मोड़े लोग थे वहां पे, तो इसने गौर जगह थी, गौर को ही अपनी राजधानी बना लिया, वहां का शासक बन गया, यानी गजनी का ही शासक बना 1173 ईस्वी में। अब इसने क्या किया कि मुल्तान पर प्रथम आक्रमण किया। यहाँ पर मुल्तान, भारत में मुल्तान पर प्रथम आक्रमण किया। और मुल्तान पर जब आक्रमण किया तो यहाँ के राजा थे मूलराज प्रथम। याद कैसे रखेंगे, इसके 5 आक्रमण हैं। 5 आक्रमण को ध्यान से देख लीजिएगा। पहला आक्रमण को जीत जाता है, दूसरा और तीसरे आक्रमण को हार जाता है, और चौथे और 5वें को फिर जीत जाता है। कैसे याद रखेंगे, पहला है मुल्तान पर प्रथम आक्रमण करता है मोहम्मद गोरी,
ये करता है, वहां पे राजा थे मूलराज प्रथम, 1175 में करता है। याद रखेंगे कि जब मुल्तान पर प्रथम आक्रमण करता है गोरी, तो गोरी यानी गोरा, और गोरा है तो मूलराज ने, राज जो मूलराज थे, मूलराज मार मार के इसको कालिया बना दिए। इतना मारे कि पहचान में नहीं आ रहा था कि कालिया हो गया था, इतना काला हो गया था। तो इस तरह से याद रखेंगे कि गोरी जो है पहले आक्रमण में, गोरी को पहले आक्रमण में मूलराज ने इतना पीटा कि उसको कालिया बना दिया। तो देखिए के का होगा 7, ए का कुछ नहीं, एल का होगा 5, आई वाई ए का कुछ नहीं। और चूंकि अभी 1000 में पढ़ा था आपने मोहम्मद गजनी का, और ये मोहम्मद गोरी है, तो इसका आप 1100 में पढ़िएगा क्योंकि उसके बाद ही आएगा। तो 11 आप यहाँ पे लगा देंगे, यह है आपका 1175। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरी बार आक्रमण किया है। देखिए कई बार अगर आपने देखा, अगर लुसेंट देखते हैं तो उसमें पाटन का नाम देता है, और भी बुक्स हैं उसमें देखेंगे माउंट आबू पे दिखाता है कि दूसरी बार आक्रमण किया था। लेकिन ये बात सही है कि भीमदेव सेकंड जो थे, तो देखिए एक गुजरात है, यहाँ पे गुजरात, यहाँ पाटन, और ये राजस्थान, यहाँ पे माउंट आबू। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये पूरा इन्हीं के कब्जे में था, भीमसेन सेकंड के। तो कभी कभी किताब वाले जो इतिहासकार हैं कहते हैं कि यहाँ पे आक्रमण किया था, कभी कभी कोई कह देता है कि यहाँ पे आक्रमण किया था। कहीं भी आक्रमण करे, भीम सेकंड के कब्जे में पूरा ये था, तो बस बात ही खत्म। तो भीमसेन सेकंड, भीमदेव सेकंड थे उस समय, यानी द्वितीय थे। और आप कहें कहीं कहीं किताब में मिल जाएगा पाटन पे, यानी गुजरात में आक्रमण किया था, और कहीं पूछेगा कि माउंट आबू में आक्रमण किया था। जो भी दिया रहेगा सही मारिएगा। और ये किया था 1178 में, यानी कि 3 साल बाद। कैसे याद रखेंगे, क्योंकि ये युद्ध हार गया था, इसमें तो ये जीत गया था लेकिन इसमें हार गया था। कैसे याद रखेंगे, जो भीम थे, और भीम के साथ अगर कोई लड़े तो क्या करेगा, चाहे गोरी हो चाहे गोरा हो, वो मार मार के कौवा बना देंगे, यानी कौवे की तरह उसको उड़ के भागना ही पड़ेगा। देखेंगे बहुत सारी कुश्तियां, एक आपने देखा होगा, मैंने कभी कभी कुश्ती देख लेता हूं, तो वहां पर एक फेमस जो बहुत अच्छा है, जैसे कोई बाबा है, बाबा बाबा करके ना, पता नहीं, लाठी बाबा, हाँ लाठी बाबा, उसकी जबरदस्त की कुश्ती होती है। और एक कश्मीर का पहलवान है, देखिए उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो भी बहुत अच्छी कुश्ती लड़ता है। दोनों लोग जब लड़ते हैं तो अच्छे अच्छे लोग भाग जाते हैं। इसी तरह से याद रखेंगे कि जब भीमदेव सेकंड से लड़ने आया गोरी, तो गोरी को इतना पीटा कि ये कौवा बन गया। और कौवा बन गया तो कौवा क्या करेंगे, उड़ जाएंगे, और उड़ के नहीं भाग गया, और भाग गया नहीं कि हार हो गई। तो देखिए के का 7, ए का कुछ नहीं, यू का कुछ नहीं, वी का होगा 8, ए का कुछ नहीं, आप 11 लगाएंगे तो ये हो गया 1178 ईस्वी में। इस तरह से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध। सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान से हुआ था, और पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई थी। याद कैसे रखेंगे, देखिए पृथ्वीराज चौहान और दशरथ ऐसे 2 लोग थे जो शब्द भेदी बाण जानते थे, और कोई नहीं जानता था। पूरे कहीं भी पूरा इतिहास पढ़ लीजिए तो ये जानते थे शब्द भेदी बाण, पृथ्वीराज चौहान और युद्ध राजा दशरथ जानते थे। तो आप सोचिए, इन्होंने सोचा कि हम बाण क्यों चलाएं, हम तो ससुरा को ना, ये गोरी है ना, इसको मार मार के, बैट से ही मार मार के खत्म कर देंगे। तो इन्होंने बैट से लगा पीटने, खूब पीटा, बैट से पीटा। जब देखा कि अरे यार ये तो बाण से मार ही नहीं रहा है, तलवार से मार ही नहीं रहा है, भाला से मार ही नहीं रहा है, तो बैट से ही पीट दे रहा है, जान बचा करके भाग गया। तो गोरी इस युद्ध को, तराइन का प्रथम युद्ध में गोरी हार जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बैट, आपने याद कैसे किया कि पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को बैट मार के भगा दिया। तो बैट से देखिए बी का 9, ए का कुछ नहीं, टी का 1, आप 11 लगा देंगे तो 1191 ईस्वी में यहाँ पे दोनों युद्ध हारा है, पहला जीता, दूसरा दोनों हार गया। नेक्स्ट है तराइन का द्वितीय युद्ध। अब तराइन का जब द्वितीय युद्ध आया हुआ तो क्या किया कि इसने, जो मोहम्मद गोरी था, बहुत सारे सेनाओं के साथ आया बदला लेने के लिए। इनमें एक खासियत थी कि हार के जाते थे तो बदला लेने के लिए 1 साल या 2 साल बाद आ ही जाते थे फिर लात खाने। तो ये क्या किया, मोहम्मद गोरी फिर आया, और इस बार आया तो क्या किया कि इन्होंने, बस इसी तरह से याद रखिए कि पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के द्वितीय युद्ध में बाण चलाया, ठीक है। लेकिन बाण चलाया तो फिर लेट बाण चलाओगे तो कोई फायदा नहीं। अब ये सोचिए कि बाण चलाया लेकिन हार गए। तो बी से 9, ए का कुछ नहीं, और एन का होगा 2, 1192 में। अगर आपको ये डेट याद है तो इसको कोई मतलब नहीं, आप इतना ध्यान दीजिएगा कि 1 साल बाद ही आ गया ये बदला लेने के लिए। तो आप इसी को याद रखिए, बैट, कि पृथ्वीराज ने बैट से मार मार के भगा दिया, यानी हरा दिया। लेकिन ये आया, दूसरी बार आया तो 1 साल बाद आया, उसमें पृथ्वीराज को हरा दिया। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, केवल एक ही याद रखिए। नेक्स्ट है चंदावर का युद्ध। तो देखिए ये जो इसको बुलाने वाला तो कौन था, गोरी को ना, ये जयचंद था। और जयचंद कौन था, ये कन्नौज का था, और इनका पृथ्वीराज का ससुर था, जिसकी बेटी संयोगिता को भगा करके इन लोग शादी कर लिए थे, पृथ्वीराज चौहान। तो यही संयोगिता का पिता था जयचंद, और जयचंद ने इसको बुलाया था क्योंकि ये तो हरा नहीं पाता, इसके अंदर दम था नहीं। अब देखिए चंदावर का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में हुआ था।
याद कैसे रखेंगे, क्योंकि जयचंद ससुर थे और ससुर लोग क्या करते हैं, दामाद को ना चाहे अच्छा हो चाहे बुरा पैर धोते हैं। सही बात है, अगर पहली बार दामाद अगर घर जाए शादी में तो देखिएगा पैर धोते हैं। तो जयचंद के दामाद जयचंद जो है दामाद, जयचंद के दामाद कौन थे, पृथ्वीराज। तो इसी तरह से याद रखेंगे कि जयचंद जो है चंदावर का युद्ध, चंदावर यानी चांद जैसा वर पा करके जयचंद जो है पैर धो रहा था। पैर का देखिए पी का 9, ए का कुछ नहीं, आई का कुछ नहीं, आर का होगा 4, आगे 11 लगा देंगे। 1194 में गोरी को भी मार दिया गया। 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। अब मोहम्मद गोरी के समय कुछ लोग कवि थे, कवि लोगों को, इतिहासकार लोगों को ये लेकर के चलते थे। तो 2 कवि थे जो बहुत ही मशहूर थे और इन्हीं के नाम पर, एक के नाम पे बनाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में, और एक के नाम पे कुतुब मीनार बनाया गया है उन्हीं के याद में, नाम पे नहीं होती, उन्हीं की याद में। देखिए कैसे रखेंगे, 2 लोग आए थे जो बहुत ही फेमस थे। पहला था कुतुबुद्दीन बख्तियार काजी, एक कवि थे। दूसरे कवि थे एक जो ये थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काजी दिल्ली में आए थे, और राजस्थान में शेख मुहिद्दीन चिश्ती, ये दोनों लोग एक दिल्ली में और एक राजस्थान में आए थे। दोनों का नाम पूछ लेता है। तो देखिए कुतुबुद्दीन बख्तियार काजी के नाम पे या इनकी याद में दिल्ली में आपको बनाया गया कौन सा, कुतुब मीनार बनाया गया। और यहां पर शेख मुहिद्दीन चिश्ती के याद में 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया गया। लेकिन इसको बनवाया कौन, क्योंकि गोरी क्या करता था, ये लूटपाट करता था, लूटपाट मारपीट करता था। लेकिन चूंकि यहाँ पे गुलामी प्रथा चलती थी तो अपने गुलाम को दे दिया कि ले भाई गुलाम तू जा राज कर। तो इसका गुलाम जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने यहाँ पे शासन करना शुरू कर दिया और दिल्ली पे शासन करना शुरू कर दिया। और यही जो है यहाँ पे कुतुब मीनार बनाया और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में बनवाया। और यहां से शुरू हो जाती है गुलाम वंश। सल्तनत काल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस यहां से, जितने भी क्वेश्चंस एसएससी में पूछे जाते हैं या फिर जितने भी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं सबको कवर करेंगे और डीप में भी देखेंगे। लेकिन इतना भी डीप में नहीं कि पीएचडी करने पड़े, ठीक है, सिविल सर्विसेज के लिए नहीं है। आप अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो सफिशियंट है, इतनी इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए। देखिए हमने देखा था इससे पहले अरबों का आक्रमण, जब अरबों ने आक्रमण किया तो सबसे पहले सफल आक्रमण अरबों का था। किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कहां किया था, सिंध प्रांत में किया था और सफलतापूर्वक। उस समय राजा कौन थे, दाहिर थे। इसके बाद मोहम्मद गजनवी आता है। मोहम्मद गजनवी कई बार आक्रमण करता है, 17 बार आक्रमण करता है, जिसमें लूटपाट करता है। और सोमनाथ के मंदिर का आक्रमण जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बार बार पूछा जाता है, जो 1025 में हुआ था। इसके बाद वो चला जाता है 1027 में लास्ट आक्रमण करता है और चला जाता है, मर जाता है। इसके बाद मोहम्मद गोरी आता है जो गजनी के पास ही गोर जगह है, गोर से आता है और वो भी लगभग 5 युद्ध करता है, यहाँ पे 5 बार लड़ाई करता है। जिसमें दूसरी लड़ाई थी, यहाँ कह सकते हैं माउंट आबू की लड़ाई या फिर पाटन की लड़ाई, जो भी कह सकते हैं। कभी कभी इतिहास में दिखाता है कि यहाँ पाटन है गुजरात में यहाँ पे, और यहाँ दिखाता है माउंट आबू। और लेकिन ये जो थे भीमसेन सेकंड, ये यहाँ से यहाँ तक थे। तो भीम सेकंड से होता है युद्ध और भीम सेकंड जो है इसको हरा देते हैं, गोरी चला जाता है। फिर आता है तो तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान से होता है। पृथ्वीराज चौहान उसको बैट मार करके भगा देते हैं। तो उस तरह से बैट से आपने डेट याद कर लिया था निमोनिक मेथड से। अब निमोनिक मेथड से जो आप बनाते हैं, यहाँ पे मैंने मेजर सिस्टम के सारे कोड लिख दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान कैसे हराया आपने, कैसे हराया उन्होंने, बैट मार के। तो देखिए बी का 9, ए का कुछ नहीं, टी का 1, आप आगे लगा देंगे 11। 1191 में पृथ्वीराज चौहान से तराइन का युद्ध हुआ और तराइन के युद्ध में हार गया, चला गया। फिर 1 साल बाद आता है, यानी 1192 में आता है और पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है तराइन के द्वितीय युद्ध में। तो जैसे ये हार जाते हैं, इसके बाद चूंकि इनको बुलाने वाला जयचंद था गोरी को, तो गोरी जो है जयचंद को चंदावर के युद्ध में हरा देता है। और कैसे याद किया था हमने, सन चंदा सा बर पा करके लोग क्या करते हैं, उनके पैरों की पूजा करते हैं। तो पैर आपने किया था याद की, पैर की पूजा करते हैं। देखिए पी का होगा 9, ए आई का कुछ नहीं, आर का होगा 4, आगे 11 लगा देंगे। तो 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है। इसके बाद ये चला जाता है। इसके बाद क्या करता है, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसका गुलाम होता है, सिपह सालार होता है, सेनापति होता है। एक तरह से ये गुलाम कैसे हुआ करते थे, क्या होता था कि वो लोग जो राज करते थे, वो लोग कहीं से किसी को गुलाम को खरीद लिया, कुछ पैसे देकर खरीद लिया, अपनी सेना में रख लिया, या फिर इस तरह से गुलाम हुआ करते थे। तो कुतुबुद्दीन इसका बहुत ही वफादार था गोरी का। और गोरी ने कहा कि अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूं। ये 1206 ईस्वी में गया और वहां पे ही मर गया। और जब मर गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा कि तू राज करना। कुतुबुद्दीन जो है यहां से इस तरह से लगने वाला जो है पाकिस्तान में
लाहौर में अपनी राजधानी बनाया और यहीं पे शासन करना शुरू कर दिया और यहीं पर इसकी मृत्यु हुई। लेकिन जब इसका दामाद हुआ इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश ने यहाँ से राजधानी को ट्रांसफर करके दिल्ली लाया और यहाँ पे इसने सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला गुलाम बना। तो ये गुलाम था, ये भी गुलाम ही था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, गुलाम भी था और दामाद भी था, तो ये भी उसका गुलाम ही था। तो देखिए ये जो है इल्तुतमिश गुलाम वंश में सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला यही व्यक्ति था। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है, कहीं कहीं दे देता है कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया था, इल्तुतमिश ने धारण किया था सबसे पहले। तो देखिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, पहले इसको एक बार देख लेते हैं। सल्तनत काल में हमें यहाँ पे 5 वंश हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद ही शुरू हो जाता है बाबर का आक्रमण 1526 में, और बाबर का मुगलिया सल्तनत शुरू हो जाती है, आजादी तक रहती है। अब देखिए ये गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 से 90 के बीच में। खिलजी वंश की स्थापना 1290 से 1320 के बीच में चला। तुगलक वंश 1320 से 1414 के बीच में चला। सैयद वंश 1414 से 1451 के बीच में चला। लोधी वंश 1451 से 1526। इसके बाद मुगल आ जाता है। तो देखिए इन सबको डेट को मैं अभी याद करा दूंगा, लेकिन पहले एक बार इसको जल्द से जल्द देख लेते हैं। पहले हम चर्चा करेंगे गुलाम वंश की, एक एक करके सबको देखेंगे, लेकिन इनको अलग पार्ट में देखेंगे। पहले हम गुलाम वंश, क्योंकि गुलाम वंश एक यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो गुलाम वंश के बारे में देखते हैं। गुलाम वंश शुरू करते हैं। गुलाम वंश की शुरुआत कहां से होती है? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गोरी का गुलाम होता है, और गोरी कहता है जाओ तुम राज करो। गोरी आता है, लाहौर को अपनी राजधानी बना लेता है, यहां पर राज करना शुरू कर देता है 1206 में। 1206 में राज करने शुरू कर देता है, तो कुछ रिफॉर्म लाता है, कुछ सुधार करता है, कुछ चीजें अच्छे करता है, तो उन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद थोड़ा सा बस एक बार हम इसको एट ए ग्लैंस एक बार में देख लेते हैं। इसका बेटा जैसे ही 1210, 4 साल के बाद ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है घोड़े से चौगान खेल रहा था। चौगान यानी कि जो पोलो होता है, पोलो खेल रहा था, और पोलो खेलते समय उसको चौगान कहते हैं, उस समय चौगान कहा जाता था। तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिर गया या मर गया। इसके बाद इसका बेटा जो है आराम शाह बनता है, वहां का सुल्तान बनता है। आराम शाह उसकी गद्दी बैठता है। आराम शाह क्या करता है? निकम्मा होता है, किसी काम का नहीं होता है। इल्तुतमिश जो उसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन का गुलाम था और दामाद भी था, ये जो है आराम शाह को मार देता है, और 1210 में गद्दी पे खुद बैठ जाता है। और ये गद्दी पे जब बैठता है तो लाहौर से अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर देता है। इसके बाद ये लगभग 1232 तक बना रहता है। इसके बाद इसका बेटा जब ये मर जाता है, तो इसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज बैठता है। रुकनुद्दीन फिरोज बिल्कुल ही ऐसे ही था, मतलब अंटू पंटू टाइप का था, किसी काम का नहीं था। देखा इसकी बेटी थी रजिया, इल्तुतमिश की बेटी रजिया थी। रजिया ने देखा कि भाई जो है किसी काम का नहीं, ये तो बाप की बनी बनाई सारी मेहनत और इज्जत बेकार कर रहा है, खराब कर रहा है। तो इसने कहा कि तुम हटो, मुझे बैठने दो। तो इसने क्या किया, रजिया खुद वहां पे बैठ गई। 1236 से 1240 4 साल बैठी, 4 साल राज करी। ये बहुत अच्छा राज कर रही थी। लेकिन हुआ क्या कि उस समय क्या था, उस समय आज भी देख लीजिए कि अगर औरतें कहीं अच्छा सैलरी पा रहे हैं, अगर घर में बात होती है, अगर हस्बैंड की थोड़ी सी सैलरी कम है या फिर अच्छे पोस्ट पे नहीं है, और वाइफ उनकी अच्छे पोस्ट पे अच्छी खासी सैलरी पा रही है, तो जलन होती है, द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह से ये रुकनुद्दीन फिरोज ये जल रहा था, साथ ही साथ इसका जो हस्बैंड था रजिया का, वो भी जल रहा था। और ये दोनों मिल करके, रुकनुद्दीन यानी रजिया का भाई और उसका हस्बैंड मिल करके षड्यंत्र करते हैं। षड्यंत्र इतना खतरनाक करते हैं कि इसको भागना पड़ता है 4 साल के बाद, राज छोड़ करके भाग जाती है, फिर बाद में उधर ही मरवा देते हैं इसको। इसके बाद अब देखिए जो इल्तुतमिश था, एक काम करता है कि एक चहलगानी प्रथा शुरू करता है, चहलगानी बनाता है। चहलगानी जो है 40 लोगों का ग्रुप होता है, वो 40 लोगों का ग्रुप जो है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब चहलगानी का मतलब समझ लीजिए, सेम वैसे ही जैसे इस समय मोदी जी को मिल करके Z+ सिक्योरिटी देते हैं, या फिर आपने देखा होगा कंगना रनौत को मुंह उठाकर कुछ भी बोल देती है, उसको Y+ की Z+ की सिक्योरिटी उसको मिल जाती है। तो इसी तरह से वो सिक्योरिटी के लिए कुछ रखा था, 40 लोगों का ग्रुप था। तो इल्तुतमिश ने चहलगानी शुरुआत की, और चहलगानी जो है इसकी रक्षा करते थे। लेकिन देखा कि रजिया भग गई, और रजिया को इसके पति और इसके भाई ने मरवा दिया। यहाँ पे कोई खास नहीं था। इन लोगों ने, इसके जो 40 लोग थे, इल्तुतमिश के 40 लोग थे, इन्हीं में से 40 में से एक मुइजुद्दीन था, जिसका नाम था मुइजुद्दीन बेहराम। इसने क्या किया, इसको मार करके, इसके बेटे को मार करके यहाँ पे बैठ गया। अब क्या हुआ,
ये बैठ गया, लेकिन इतना भोग विलास में लिप्त था कि ऐसे ही लिप्त रहा, और इसको मार करके उन्हीं 40 में से एक दूसरा निकला, अलाउद्दीन मसूद, इसने इसको मार दिया और ये भी बैठ गया, और ये भी उसी की तरह फॉलो करने लगा, बस भोग विलास में लिप्त था। बस एक और निकला नसीरुद्दीन, ये भी उठा तो इसको अलाउद्दीन को मार दिया और वो बैठ गया। अब क्या हुआ, ये तीनों थे लगभग 1240 से 65, 25 साल तक खूब राज किया, खूब ऐश किया। इसके बाद इन्हीं में से एक और निकला जो गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने क्या किया, इसको मरवा दिया, नसीरुद्दीन को मार दिया, और मारने के बाद गद्दी पे बैठ गया। हाँ, जब ये गद्दी पे बैठा तो बहुत चालाक था, इसने क्या किया, देख लिया कि ये 3 बार से तो यही हो रहा है कि जैसे ही चालीसा में से जो चालीसा है, मतलब 40 लोग बैठे हैं, 40 इन्हीं 40 में से जो बैठ रहा है वो उसको पीछे वाले मार दे रहे हैं, जो बैठ रहा है उसके पीछे वाले मार दे रहे हैं। तो इसने क्या किया, बलबन ने क्या किया, ये क्या किया कि सबसे पहले जैसे ही गद्दी पे बैठा, इन 40 में से जो बचे थे, अपने को छोड़ करके जो भी बच गए थे, सबको कलम करवा दिया। इसके बाद क्या हुआ कि बलबन 1265 से 1288 ईस्वी तक राज किया। ये बलबन क्या करता था कि बलबन जाता था अपने राज्य में, घूमता था, देखता था कि अरे यार ये तो 25 साल में बहुत कुछ बदल गया, कोई डर नहीं, कोई माहौल नहीं, अगर सुल्तान आ रहा है तो आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले क्या होता था कि सुल्तान आ रहे हैं तो लोग रास्ता छोड़ करके हट जाते थे, लेकिन यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो बलबन ने शुरू किया एक प्रथा, फारसी को इंट्रोड्यूस किया, फारसी कल्चर, जो यहाँ से पर्शियन था, पर्शियन जो फारसी ईरान उरान का था, फारस, तो इसने फारसी कल्चर अपनाने वाला पहला सुल्तान बना। तो ये फारसी कल्चर अपनाया बलबन ने, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद सजदा और पैबोस को सिस्टम को अपनाया। सजदा का मतलब ऐसे दंडवत प्रणाम करो, छू लेट करके, पूरा लेट करके उसके पैरों में गिर करके, और पैबोस का मतलब उसके पैरों को चूमो अगर कुछ कहना है तो इस तरह से हमने थोड़ा जल्दी जल्दी देख रहे हैं, इसको डिटेल में भी देखेंगे। इसके बाद बलबन के समय में लास्ट में 1288 के करीब में मंगोलों का आक्रमण होने लगता है, और मंगोल क्या करते हैं, बलबन को मार देते हैं। अब मंगोल कौन थे, मंगोल वही जैसे डैनी, आपने देखा फिल्म में, बहुत सारी फिल्में देखे होंगे आप, तो डैनी जैसे छोटी छोटी आंखें वाले, तो इधर से आते हैं मंगोल, और मंगोलिया जो आकर के मंगोल आकर के इधर बलबन को मार देते हैं, उसके बेटे को भी मार देते हैं। इस तरह से बलबन का काम खत्म हो जाता है। इसके बाद जो बचे रहते हैं कैकुवाद और कैमुरगा, इस तरह से करके 2 लोग बैठे होते हैं, 2 साल में ये लोग भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन इनको खत्म करने वाला यही है खिलजी आकर के इन लोगों को खत्म कर देता है। कुछ और जो छोटी आंखों वाले वही मंगोल होते हैं, उनको खत्म कर देता है। फिर यहां से शुरू हो जाता है खिलजी वंश। तो हमने एक समय में, एक ही बार में जल्द से जल्द इसको देख लिया। अब 1 बाय 1 कहां से क्या क्वेश्चन बनता है और किसने क्या काम किया वहां से देखेंगे। देखिए यहां पर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां इससे कुतुबुद्दीन ऐबक से क्वेश्चन बनते हैं, इल्तुतमिश बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से रजिया सुल्तान इंपॉर्टेंट है, और यहां से बलबन। तो टोटल यहां से 4 हैं, जो 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और चारों के काम को हम बारीकी से देखेंगे और यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि ये कब बैठा। हाँ, रजिया का पूछा गया है कि 1236 में बैठी थी, ये कब दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। और रजिया सुल्तान जो थी, भारत की पहली महिला थी, चाहे मुस्लिम शासिका कहिए चाहे भारत की पहली महिला थी, जो दिल्ली के सल्तनत, दिल्ली की गद्दी पे बैठी। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है, तो इस तरह से हम थोड़ा देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये बैठा 1206 से 1210। कोई सबको याद रहेगा कि जैसे ही 1206 में गोरी की मृत्यु हुई तो ये बैठा, और 4 ही साल तक रहा। कैसे मरा, घोड़े से गिर करके मर गया चौगान खेलते समय। कई बार पूछा है कि वह कौन सा शासक था, गुलाम वंश का वह कौन सा शासक था जो घोड़े से गिरकर मर गया, तो यही मर गया, कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया। अब कुछ खास चीजें जो क्वेश्चन बनते हैं, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक की उपाधि धारण की, यानी कि मलिक की टाइटल, उसको मलिक कहना अच्छा लगता था। जैसे होता है ना गांव में, अभी क्या करते हैं बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, अभी 5, 7, 8 साल तक के बच्चे, अगर देखते हैं टीवी, किसी हीरो को देख लिया, ठीक है, तो उसी का नाम रख लेंगे, या फिर कोई कार्टून देखा उसमें जो अच्छा लगा उसी का नाम रख लेंगे। इसी तरह से क्या किया, कुतुबुद्दीन ने मलिक की उपाधि धारण किया, सिपह सलार की उपाधि धारण किया था, जो खुद धारण किया था। इसके बाद जनता ने, यानी जो जनता जनार्दन होती है, जो निकलते थे लोगों ने क्या किया, इसको लाख बख्श की उपाधि दिया। अब लाख बख्श की उपाधि क्यों दिया, ये क्या करता था, जब निकलता था अपने राज्य में तो देखता था अगर कोई दीन दुखी है, किसी पे दया तरस आ जाती थी, तो उसको लाखों सरफियां दान दे देता था। इसीलिए इसको लाख बख्श कहते थे, बख्शिश देता था, यानी लाख बख्श, ठीक है, लाखों की बख्शिश दे देता था, तो लाख बख्श इसको जनता ने कहा। कई बार पूछा गया है कि लाख बख्श दिल्ली सल्तनत के किस राजा को, चाहे किसको कहा जाता था, तो ये कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुतुब मीनार इसने बनवाया था, जो कि दिल्ली में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा कल ही डिस्कस किया था हमने, जो कि अजमेर में बनवाया था। इसके बाद कुतुब उल इस्लाम मस्जिद बनवाया, जो
ये पहले है दिल्ली में बनाई गई सबसे पहली मस्जिद, कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली मस्जिद ये है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, जो कि दिल्ली में बनवाई गई और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। फिर अब ये लास्ट है जो कि बार बार कई बार पूछ लिया है एसएससी में कि चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई घोड़े से गिरने के बाद। तो इस तरह से हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कंप्लीट कर लिया। इसका बेटा आराम से आता है 10 में और बैठता है, तो बैठने के बाद क्या करता है, इसी कुतुबुद्दीन का दामाद इल्तुतमिश इसको मार देता है और मारने के बाद ये खुद गद्दी पे 1210 में बैठ जाता है और 1232 तक रहता है। अब इल्तुतमिश के बारे में देखते हैं। इल्तुतमिश से जो क्वेश्चन बनते हैं यहां पर मैंने लिख दिया है। पहला क्वेश्चन बनता है कि चहलगानी की शुरुआत किसने की, चहलगानी किसने बनाया, तो चहलगानी यानी कि 40 लोगों का ग्रुप जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे इल्तुतमिश को, इसने बनाया। तो इल्तुतमिश ने बनाया था, आप इसे याद रखेंगे। अब देखिए कई बार क्वेश्चन में पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था, तो प्रथम सुल्तान जो है इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन ऐबक मत कहिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश की स्थापना किया था, न कि सुल्तान था। अब देखिए मतलब प्रथम सुल्तान नहीं था। नेक्स्ट है सुल्तानगढ़ी की स्थापना किया, जो दिल्ली में करा है, मेहरौली है, मेहरौली में किया है और बेटे के याद में, अपने बेटे के याद में किया था। नेक्स्ट और है इसने 2 सिक्के चलाए थे, एक जो है चांदी का और एक तांबा का। इनका नाम अलग अलग रखा था, कैसे याद रखेंगे, जो चांदी का सिक्का था उसका नाम था तनका और जो तांबा का सिक्का था उसका नाम रखा था जीतल। याद कैसे रखेंगे, चांदी जो है चमकती है, चमका, तनका, तनका याद रख पाएंगे। तांबा, जैसे तांबा और पीतल दोनों एक साथ नाम आते, तांबा पीतल, तो तांबा का नाम था जीतल, पीतल से जीतल पकड़ लेंगे, तो इस तरह से याद कर पाएंगे। इसके बाद एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि गुलाम वंश या मामलुक वंश क्या होता है, मामलुक का मतलब ही क्या होता है, मामलुक का अर्थ होता है कि गुलाम ही होता है। मामलुक का अर्थ जो है तुर्की भाषा में गुलाम होता है। बस आप देखते हैं इल्तुतमिश के बाद इसका बेटा बैठता है और बेटा निकम्मा होता है। इसके बाद रजिया बैठती है। रजिया के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उसको देखते हैं। देखिए रजिया से जो क्वेश्चन बनते हैं ये इसी तरह से बनते हैं कि रजिया दिल्ली के सिंहासन पे, चाहे दिल्ली की गद्दी पे कब बैठी, तो ये बैठी थी 1236 ईस्वी में। याद कैसे रखेंगे कि देखिए औरतें क्या होती हैं, मुस्लिम में औरतें जो हैं किसी मस्जिद में जाकर के नमाज अदा नहीं करती हैं, तो नमाज ही याद रखिएगा कि चूंकि उसने क्या किया था, गद्दी पे बैठी थी, गद्दी पे तो कोई बैठी नहीं थी लेडीज, तो गद्दी पे बैठा था तो एक्सेप्शन ही किया था। इसी तरह से नमाज अदा करा तो एक्सेप्शन ही मान लीजिए। तो रजिया ने क्या किया था, नमाज अदा किया था, तो जब बैठी थी तो नमाज अदा किया था। इस तरह से याद रखेंगे कि जब रजिया गद्दी बैठी तो नमाज अदा की थी। तो नमाज का देखिए एन का होगा 2, यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया है, ए का कुछ नहीं, एम का होगा 3 और ए का कुछ नहीं, फिर जे का होगा 6, आगे केवल 1 लगा देंगे तो ये हो गया 1236। 1236 में बैठी और 4 साल के लिए बैठी थी। इसके बाद इसके साथ कंस्पिरेसी की गई, षड्यंत्र रचा गया और इसको मजबूरन यहाँ से 4 साल के बाद ही, यानी कि यहाँ पे 40 में यहाँ से इसको भागना पड़ा। जब 40 में भाग गई तो भागी भागी रही, फिर खोज के इधर उधर से कहीं से मरवा दिया। 48 में इसको मरवा दिया गया। इसके पति अल्दुनिया करके हैं, अल्दुनिया ने, और इसका जो भाई था रुकुनुद्दीन फिरोज, दोनों मिलकर के मरवा दिए। अब देखिए इससे जो क्वेश्चन बनता है, बार बार क्वेश्चन बनता है कि पर्दा की जगह, ये जो पर्दा नहीं करती थी इससे लोग और ज्यादा चीड़ते थे, खफा होते थे, होंगे ही, क्योंकि लेडीज का कहां से सब लोग विरोध करते हैं, आज भी करते हैं तो पहले भी करते थे। तो पर्दा की जगह कुआ करती थी, कुपा यानी ताज पहनती थी और टोपी या फिर टोपी लगाती थी। आपने इमेज देखे होंगे, देख लीजिए, यहाँ पे लगा देता हूं। नेक्स्ट और क्या करती थी, कुला करती थी, कुला यूज करती थी यानी कोट पहनती थी। ठीक है, वो नहीं जैसे वो और इस समय पहनती हैं लोग बुर्का उर्का, ये सब नहीं करती थी, वो ताज पहनती थी यानी कि जिसे कुआ कहते थे, और कुला कहते थे यानी कि कोट पहनती थी, जो राजा लोग पहनते हैं वैसा पहनती थी। इसने 3 सिक्के चलाए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है कि इल्तुतमिश की बेटी, इस सिक्के को किसने चलाया था, या फिर दिल्ली सल्तनत की महारानी किसने चलाया था, न्याय की रानी, इस सिक्के को किसने चलाया था। तो इसने 3 सिक्के चलाया था। एक चलाई थी इल्तुतमिश की बेटी, ये तो याद ही रहेगा क्योंकि इल्तुतमिश की बेटी थी ये। नेक्स्ट चलाई थी दिल्ली सल्तनत की महारानी, तो दिल्ली सल्तनत की महारानी भी थी। और एक और चलाई थी न्याय की रानी, तो न्याय करती थी, न्याय की रानी थी। ठीक है, तो इस तरह से इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। यही कि रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पे कब बैठी और ये क्या यूज करती थी, कुआ क्या है, कुआ को क्या कहते हैं, कुला को क्या कहते हैं। तो कुआ जो है ताज होता था और कुला जो होता है कोट होता है, जो राजा लोग पहनते थे, इस तरह से। इसके बाद कौन कौन से सिक्के चलाई, चाहिए कोई एक सिक्के का नाम दे देगा, चाहे 4 सिक्के दे देगी, किसमें से कौन नहीं चलाई, तो उस तरह से क्वेश्चन बनेगा। बस इसके बाद अब यहाँ से रजिया का खत्म हो गया। ये तीनों क्या करते हैं, तीनों बैठते हैं 25 साल तक मौज मस्ती करते हैं। इनको इन्हीं में से जो चहलगानी होते हैं, चहलगानी में बलबन उसी में से होता है। बलबन क्या करता है, बैठता है फिर नसीरुद्दीन को मार देता है। ये ऐसे एक दूसरे को मारते रहते हैं। और जब बलबन बैठता है 1265 में से 1288 तक रहता है। इसके बारे में देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल देखते हैं। जब देखिए बलबन बैठता है 1265 ईस्वी में
में गद्दी पे, तो सबसे पहले क्या करता है, नसरुद्दीन को मार करके ही बैठता है, और मार करके बैठता है तो वो जानता है कि मुइजुद्दीन को मारा अलाउद्दीन, और कौन है मार रहे हैं, चहलगानी ही मार रहे हैं, जो चहलगानी थे, इन चहलगानी ग्रुप के मेंबर्स ही मार करके एक दूसरे को बैठ रहे हैं, अय्यासी कर रहे हैं। तो 25 साल तो इन लोगों ने अय्यासी में गुजार दिया। तो बलबन ने जब नसीरुद्दीन को मारा, तो मारने के बाद देखा कि हमें क्या चेंजेस करना चाहिए, देख लिया कि 3 स्टेप में तो ऐसा ही हुआ है, तो मुझे भी कोई मार देगा। तो सबसे पहले चहलगानी में जो बचे हुए कुछ थे सबको खत्म करवा दिया। खत्म करवाने के बाद इसने क्या किया कि दूसरा काम किया कि गया समाज में निकल करके देखा कि हम देखें जनता में क्या अभी क्या हो रहा है। तो जब बाहर गया जनता में, तो देखा जनता उससे डर नहीं रही थी, कोई किसी से डर नहीं रहा है, कोई मतलब ही नहीं। तो इसने जो किया, बलबन ने क्या किया कि बलबन ने फारसी सभ्यता भारत में ला दिया। फारसी सभ्यता क्यों लाया, आप जानते हैं कि यहाँ के लोग क्रूर हुआ करते थे, जो फारस के थे, यानी कि जो ईरान उरान के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, क्रूरता की तरह कोई भी किसी चीज का पालन करते थे, वहां से लाया और इन पे थोप दिया। तो क्वेश्चन कई बार बनता है कि भारत में फारसी सभ्यता का उदय, चाहे फारसी सभ्यता को लाने वाला कौन था। तो सबसे पहले अगर फारसी सभ्यता को इंट्रोड्यूस किया तो इसने गियासुद्दीन बलबन यानी बलबन ने किया, पहला काम इसने किया। दूसरा काम किया कि सजदा और पैबोस सिस्टम लागत दिया। सजदा का मतलब आप झूठ करके ऐसे लेट करके पूरा, जैसे शंकर जी के मंदिर में जाकर के, किसी मंदिर में जाकर के, मस्जिद में तो ऐसे नहीं, मस्जिद में तो ऐसे नमाज अदा करते हैं, तो मंदिर में जाकर के जैसे दंडवत प्रणाम करते हैं, उसी तरह से अगर इससे कोई किसी को मिलना है तो दंडवत इस तरह से लेट करके प्रणाम करेगा। और कुछ कहना है, उससे बात करनी है, किसी तरह से अरज गरज अपनी कहनी है, तो क्या करना पड़ेगा कि उसके पैरों को चूम करके बात करनी पड़ेगी। तो सजदा और पैबोस, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि सजदा और पैबोस किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो बलबन ने किया था। अब देखिए बलबन ने एक सिक्का भी जारी किया जिसे बलबनी नाम दिया, अपना ही नाम दे दिया। फिर इसके बाद नवरोज त्योहार इसने इंट्रोड्यूस किया, और ये कहाँ का था, फारस में मनाया जाता था। तो फारस का त्योहार इसने नवरोज त्योहार लाया। ये 9 दिन का होता था, नवरोज यानी 9 दिन का, जैसे हमारे यहाँ नवरात्रें होती हैं, हिंदू धर्म में नवरात्रें होती हैं, नवरात्र में जागरण करते हैं, इसी तरह से वैसे रोजा भी होता है 1 महीने का मुस्लिम में। तो ये 9 रोज का यानी 9 दिन का रोजा, या फिर जैसे भी इनका जो भी रहा हो, तो 9 दिन का एक त्योहार लाया। लेकिन ये त्योहार ज्यादा दिन तक नहीं चला, मुगलों के बाद, जैसे मुगल आए 1526 में, मुगलों ने खत्म कर दिया। तो इसने ये किया। यहाँ से क्वेश्चन सजदा और पैबोस से बनता है, फारसी सभ्यता लाने वाला पहला यही था। बलबनी सिक्का चलाया, बस यही सारे बनते हैं, और कोई ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। ये बलबन जो था, तो बलबन के समय आए सब मंगोल आक्रमण किए, बलबन को मार दिए, इसके बेटे को मार दिए। कुछ अंटू पंटू थे, कैकुवाद और कैमरूगा, ये लोग बैठे 2 साल तक कैसे भी चले ठेल ठाल के। लेकिन उसके बाद क्या करता है, एक खिलजी आता है। खिलजी में आप जानते हैं खिलजी वंश का जो संस्थापक था, या वो जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी आता है यहाँ से, और कहता है कि मैं जा रहा हूँ भारत में। वो सोच रहा था कि मेरे चाचा जो हैं मेरे को गद्दी दे दें, तो ऐसे ही आता है, मंगोलों से लड़ाई करता है और इन दोनों को भी मार देता है। मारने के बाद क्या करता है, फिर उसका चाचा आता है 1290 में, और वो गद्दी पे बैठ जाता है, और इस बेटे को देता नहीं, यानी भतीजे को, अलाउद्दीन खिलजी को गद्दी नहीं देता है। और 96 में ये जो है ठीक 6 साल के बाद इसको जलालुद्दीन को मार करके ये गद्दी बैठ जाता है। एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि वो क्या करता है, राजस्थान में एक मलिक कफूर नाम का ऐसे होता है, हिजड़ा होता है, जिसे वो खरीद करके लाता है 1000 दिनार दे करके, इसलिए उसका 1000 दिनारी भी नाम रख दिया था। मलिक कफूर को नायाब की संज्ञा भी दिया था। तो देखिए इसको हम याद करेंगे। देखिए यहाँ से गुलाम वंश में से क्वेश्चन अगर ये जो देखा जाए कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये वंश कैसे याद रखना है, तो आसान तरीका है दिल्ली सल्तनत याद रखने का, कि या फिर सल्तनत काल। आप देखिए गुलाम से गुल पकड़िए, यहां हम लिख देते हैं गुल, ठीक है, गुल। यहां से खिलजी से खिले पकड़िए, तुगलक से तो पकड़िए, तो शब्द यहां से तुगलक पकड़ लीजिएगा। सैयद से सास बना लीजिए, सास, और लोधी को लो बना लीजिए। तो आपने एक शब्द बनाया, गुल खिले तो सांस लो, गुल खिले तो सांस लो। अभी आप जानते हैं कि मास्क लगा लगा करके सबको रहना है, अभी नहीं आपको हटाना है, अभी सांस भी नहीं लेनी, इसी में सांस लीजिए। कब लेंगे, जब गुल खिलेगा, ठीक है। अभी वायरस ही वायरस है, जब गुल खिलेगा तब। तो अब इसी तरह से याद रखें कि गुल खिले तो सांस लो, गुल से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश, और लो से लोधी वंश। ये 5 वंश आपको याद हो जाएंगे। दिल्ली सल्तनत में अब तक हमने कंप्लीट कर लिया गुलाम वंश, इसके बाद खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी आते हैं, तो इनको देखेंगे। देखिए अगर यहां से क्वेश्चन बनता है तो किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, डेट पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन ये जो डेट दी गई है इनको तो आपको याद रखना ही रखना है। साथ ही साथ इसके संस्थापक कौन है इन सभी वंशों के, इसको भी आपको याद रखना है। यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद
कुछ अगर ज्यादातर फोकस करना है, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत से, तो कम से कम खिलजी वंश और तुगलक वंश दो तो आप जरूर पढ़ लीजिए। सबसे पहले ये सभी वंश क्रम में आपको पता होना चाहिए, इसके बाद खिलजी वंश और तुगलक वंश दोनों आपको अच्छे से इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि यहां से बार बार क्वेश्चन बनते हैं और ज्यादातर आपको मैं 80% की गारंटी दे रहा हूं कि 80% क्वेश्चन जो है इन्हीं दो वंशों से बन जाएंगे। अगर दिल्ली सल्तनत से कोई क्वेश्चन बनता है तो पहले इससे जो क्वेश्चन बनते हैं तो सबसे पूछ लेता है कि सबसे बड़ी आर्मी किसने स्टैब्लिश किया था, किसने स्टार्ट की सबसे पहले आर्मी रखने की, सबसे ज्यादा गुलाम किसके पास थे, तो इस सब क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद पूछ लेता है कि किसने दाग प्रथा, हुलिया प्रथा किसने स्टार्ट किया, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इनसे बन जाते हैं। और इससे बन जाता है कि जौनपुर की स्थापना किसने की थी, तो इन्हीं से बन जाते हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस आपको बन जाते हैं। आपको इनको याद रखना होगा और साथ ही साथ इनके बिल्कुल ऑर्डर याद रखने होंगे, किस ऑर्डर में है, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको देखने होंगे। देखिए अगर हम बात करें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और इसको डेट को याद रखने की, तो बहुत ही आसान है, आप आसानी से अभी के अभी याद कर पाएंगे। कि देखिए गुलाम वंश शुरू होता है 1206 में और खत्म कब होता है 1290 में। देखिए डेट्स को अगर देखें तो अच्छे से ध्यान देंगे, ये शुरू होता है 1206 में तो 1290 में खत्म हो रहा है। अब 1290 में जब खत्म हो रहा है तो यही जैसे वो खत्म हो रहा है वैसे ही खिलजी वंश स्टार्ट हो जा रहा है, और जैसे खिलजी वंश खत्म हो रहा है वैसे ही तुगलक वंश स्टार्ट हो रहा है, जैसे तुगलक वंश खत्म हो रहा है वैसे ही सैयद वंश स्टार्ट हो रहा है। तो आपने देखा कि एक खत्म तो दूसरा स्टार्ट, और जैसे खत्म वैसे स्टार्ट। तो हमने क्या किया कि इधर की डेट से याद रखने की जरूरत नहीं, इधर हमें कोई फोकस करने की जरूरत नहीं, हमें केवल यही डेट अगर याद हो, शुरू की डेट कि कब कौन सा वंश शुरू हुआ और किस क्रम में है, क्रम याद हो तो हम आसानी से उसके अंत तक का भी पहुंच सकते हैं। क्योंकि जैसे गुलाम शुरू हुआ इसका अंत कब हुआ, अंत तभी हुआ जब खिलजी शुरू हुआ, तो खिलजी का शुरुआत पकड़ लेंगे तो गुलाम का अंत हो जाएगा, ऐसा सोच लेंगे। देखिए इसको, इस डेट को याद करना है, तो इस डेट को याद करने के लिए अगर आपने मेजर सिस्टम आपने देखा होगा या जानते होंगे तो आप इसको, आप सभी कोड को जानते होंगे, ठीक है, कि 1 का कोड क्या होता है, 2 का, 3 का, 9 का, 0 तक का, 0 से लेकर के 9 तक के सबके कोड क्या होते हैं, ये सभी आपको पता होगा। नहीं पता है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं मैं, वहां पर क्लिक करके वीडियो देख लीजिए, हाउ टू मेक निमोनिक, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इन डेट को बिल्कुल एग्जैक्ट मरते दम तक के लिए अभी के अभी कैसे याद करते हैं। जैसे नाम आता है गुलाम वंश, तो गुलाम वंश से गुलाम ही शब्द पकड़िए, गुलाम का मतलब भी आप समझ लीजिए क्या होता है। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हो तो उसका मतलब समझिए, अगर मतलब आप समझ रहे हैं तो आसानी से उसको कभी भी नहीं भूल पाएंगे, कभी भी चाहे तो नहीं भूल पाएंगे। तो गुलाम क्या होता था आपने देखा नहीं अभी तक, तो अब तो कोई गुलामी है नहीं, गुलाम नहीं है। पहले क्या होते थे कि गुलाम होते थे, ठीक है, चाहे वो कोई भी सभ्यता पढ़ लीजिए, वहां भी स्टार्टिंग में भी गुलाम होते थे। गुलामों से क्या किया जाता था, ट्रैफिकिंग की जाती थी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आज भी की जाती है, लेकिन वो कोई जानता नहीं है, वो जो है अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है, और लेकिन की जाती है। तो क्या करते थे पहले, अगर आपने देखा होगा मूवी क्रांति मूवी, तो क्रांति में देखा होगा कि अंग्रेज क्या करते हैं कि मनोज कुमार को बांध दिया जाता है इस तरह से, और जब जहाज पे बांध देते हैं सब, और उस समय छुड़ाने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा जाता है, और वहां पे देखा होगा आपने कि चप्पू चलाते हैं, बहुत सारे ऐसे गुलाम होते हैं जो चप्पू चलाते हैं, उनको पीटा जाता है, मारा जाता है, खाना पानी तक नहीं दिया जाता है और काम कराया जाता है। इसी तरह से आप कहीं भी देख लीजिए, बहुत सारी ऐसे साउथ इंडियंस मूवी हैं जिसमें ऐसे ही दिखाया जाता है कि माइंस में गुलामों को पकड़ के बंधक बनाया जाता है, उनसे मार पीट करके खुदाई कराई जाती है, हीरे निकाले जाते हैं, सोने निकाले जाते हैं, इस तरह से बहुत सारे उसमें मर जाते हैं बहुत सारे। तो गुलाम का मतलब समझ लिया आपने। गुलाम क्या होते हैं, गुलाम वो होते हैं जो किसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज की बोझ में दब करके किसी बड़े जमींदार की या इस तरह से उसके घर पे गुलामी करते रहते हैं, उसके काम करते रहते हैं, तो इसी तरह से होते हैं गुलाम। तो गुलाम में एक चीज आपने खास देखा कि भले उनको खाना मिले, पानी मिले, कुछ ना मिले, लेकिन उनसे काम जरूर निकलवाते हैं। जो भी बड़े लोग थे या अंग्रेज थे, सब लोग काम निकलवाते थे, यानी कि सजा पे सजा ही देते थे, बार बार सजा देते थे। काम, खाना कुछ न करना, खाना वाना नहीं देना, लेकिन बार बार सजा देने का काम जरूर करते थे। तो इस तरह से आपने देखा गुलाम, गुलाम का नाम जैसे आए आप समझ लीजिए कि गुलामों को बार बार क्या दिया जाता था, सजा दिया जाता था, खाना पानी नहीं। तो बार बार से आप 12 लिख लीजिएगा, और सजा से देखिए, सजा मैं यहां पे लिख देता हूं, सजा। तो देखिए यहां से अगर इसको देखा जाए, एस का क्या होगा 0, ए का कुछ नहीं, जे का 6, ए का कुछ नहीं, आप 12 जो है इसके आगे लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि बार बार इसको सजा दी जाती है।
जैसे गुलाम आए, गुलाम वंश, अरे गुलाम वंश में पैदा हो गया भाई, तुझे तो बार बार सजा मिलेगी, बार बार से 12 और सजा से 06, 1206। नेक्स्ट है खिलजी वंश, इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए खिलजी वंश, खिलजी से खुजली पकड़िए। पहले क्या होता है कि जब अगर छोटे हो, अपना ध्यान देंगे ना, पहले क्या होता था कि अगर किसी को खुजली हो ही गई तो क्या करता था, क्लास में अगर चला जाए तो उसके पास कोई बैठता ही नहीं था, सभी लोग दूर दूर भागते थे, अरे यार उसको खुजली हो गई, वो इधर उधर इधर उधर खाउड़ खाउड़ करता था। ठीक है, तो क्या करते थे लोग, जब किसी को खुजली हो जाती है तो वो क्या करता है, दूर रहना, दूर सब लोग चाहते हैं उससे दूर रहें, लेकिन वो कभी दूर रहना नहीं चाहता, वो चाहता है कि नहीं हम पास आए, बार बार चाहता है कि हम पास में रहें किसी के, कि मुझे हुआ ना तो उसको भी पकड़ाओ। ठीक है, तो इस तरह से खिलजी को खुजली पकड़िए, खुजली हो जाने पर, जिसको खुजली हो जाती है आपके फ्रेंड सर्किल में, वो बार बार आपके पास आना चाहता है, क्यों? क्योंकि आपको ही पकड़ाना चाहता है, तो बार बार पास आना चाहता है, तो बार बार से आप 12 पकड़ेंगे, और पास से देखिए, पास मैंने लिख दिया, पास आना चाहता है, पी का 9, ए का कुछ नहीं और एस का 0, और 12 को आपने स्टार्टिंग में यहां पे लगा दिया तो 1290। तो इस तरह से हमने डेट याद किया। नेक्स्ट देखते हैं तुगलक वंश। तुगलक से तू गलत, तू गलत, ऐसे ध्यान दीजिए कि तू गलत है, और जो आदमी गलत हो ना तो जबरदस्त का यानी तगड़ा नाश करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। सही बात है, हमारे मोदी जी को देख लीजिए, हम नहीं कह रहे हैं गलत है, लेकिन देखिए कितनी अच्छी ये बताते हैं, कहते हैं अभी जो स्टूडेंट्स के एग्जाम होने वाले, सीबीएसई बोर्ड, अदर स्टेट बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, तो मैंने इनका एक यूट्यूब पे वीडियो देखा, इन्होंने कहा कि देखिए जो हार्ड क्वेश्चन है उस हार्ड क्वेश्चंस को पहले करो, क्योंकि हल्का तो कभी कर लोगे, लेकिन हार्ड को पहले करिए। बताओ, कोई कोई भी यानी गंवार लोग भी जानते हैं कि नहीं, पहले जो सरल है उसको करो। अगर बच्चा चलना भी शुरू करता है तो पहले क्या करता है, बकैया खींचता है ना, जो कहते हैं बकैया खींचना, इस तरह से तुरंत दौड़ने ही नहीं लगता, अगर दौड़ने लगता ना तो पता नहीं क्या होता हो। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि नहीं पहले दौड़ो, तुरंत दौड़ो भैया, यानी कि मोटरसाइकिल या साइकिल ना चलाना सीखो, साइकिल चलाते हैं तो पहले कैंची चलाते हैं, पैडल मारते हैं, तो कैंची कैंची भी ना चलाओ, मतलब साइकिल ना चलाओ तो उसका तुरंत प्लेन ही उड़ाओ। ठीक है, गांव में एक कहावत है ना कि बिच्छी का मंत्र ही ना जाने और सांप के मान में हाथ डालने चल दिए, तो यही कहावत है। तो देखिए यहां पे देखिए तुगलक, तू गलत है, और तू गलत है, जो भी गलत होता है ना तगड़ा नाश करता है, तगड़ा नाश करता है, नाश तगड़ा से 13 बना लीजिएगा, बार बार से 12, तगड़ा से 13, और नाश देखिए NAS कर लिख दीजिए, नाश, N का 2, A का कुछ नहीं, S का 0, आगे तगड़ा यानी कि 13, 1320 मैंने ये लिख दिया, 13 नाश, बार बार नाश करते हैं, चाहे 13 नाश कर, तू गलत है 13 नाश होगा, 13 से 13 पकड़ लीजिएगा, चाहे जैसे चाहे वैसे आप कर सकते हैं, तगड़ा या 13 कुछ भी कर लीजिए। नेक्स्ट है सैयद वंश, जो कि 1414 में हुआ था। याद कैसे रखेंगे? सैयद, देखते हैं सैयद से शहीद पकड़िए, जो लोग शहीद हो जाते हैं उनको बहुत ही सम्मान दिया जाता है, और उनको आप देखेंगे शहीद जब होते हैं लोग तो लोग जयकारा लगाते चलते हैं, भारत माता की जय, और वास्तव में यहाँ पे जयकारा लगाना चाहिए, लेकिन रैलियों में नहीं। रैली में तो बहुत सारे ऐसे हिंदू बन रहे हैं, भाई किस बात का हिंदू, जय श्री राम, श्री राम को क्या तुमने पैदा किया है? नहीं, देखिए मैं किसी भगवान पे वो नहीं करता, वो तो मेरे भी श्री राम है, मेरे भी हैं, सबके हैं, आपके हैं, सबके हैं, लेकिन ऐसा कभी मत करिए हिंदू मुस्लिम करो और इस तरह के फालतू की बातें करो। ठीक है, आप सब कुछ हैं, आपकी नहीं भगवान है, सबके हैं, हम सबके हैं, आपके हैं, हमारे हैं, सबके हैं, उतना ही हक है सब पे। ऐसा नहीं कि आपने पैदा कर दिया आपके ही हैं, तो बहुत सारे सब गलत चीजें हैं। आप हिंदू मुस्लिम ना करें, केवल और केवल इंसान बने। देखिए सैयद बन से शहीद पकड़ेंगे, जब भी हमारे देश के जवान शहीद होते हैं लोग उनके सम्मान में जयकारा लगाते हैं, और जब भी इनको ना हमेशा उतना ऊंचा दर्जा देते हैं कि उतना ऊंचा यानी कि तारों की तरह दर्जा देते हैं। तो चारों ओर बस याद रखेंगे, शहीद हो जाते हैं हमारे देश के जवान तो चारों ओर क्या मिलता है? तारों की तरह दर्जा मिलता है, यानी ऊंचा दर्जा मिलता है, तारों की तरह ऊंचा दर्जा मिलता है। याद रखेंगे चारों ओर तारों की तरह दर्जा मिलता है, चारों ओर से 14 लिख लीजिएगा, और तारों से देखिए तारा, तारा की तरह या तारों की तरह, तो जैसा भी आप याद रखें, टी का होगा 1, ए का कुछ नहीं, और आर का होगा 4, और ये 14 लगा दीजिए। चारों ओर क्या मिलते हैं? तारे, तारों की जगह, तारों का जगह मिलती है, चाहे ऐसे कर सकते हैं। जब हमारे देश के कोई भी जवान शहीद होते हैं, या सैयद से शहीद पकड़े, शहीद होने पे लोग तारों का दर्जा देते हैं, या चारों तरफ तारों का दर्जा देते हैं, जैसे चाहे वैसे याद करिए। नेक्स्ट है लोधी वंश। लोधी, लोधी का मतलब लोभी, लोभी पकड़ लीजिए। लोभी लोग क्या करते हैं? चारों तरफ लात खाते हैं, जहां भी अगर देख लीजिए, कोई भी लोभी को देख लीजिए, ज्यादा लोभी होगा ना चारों तरफ लात खाएगा। अब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, एक्चुअली क्या हुआ कि मैं एक बार वैष्णो देवी जा रहा था, तो उस समय लगभग
सन 2012 में मैं जा रहा था। और मैं पहले क्या करता था कि किसी को वही दान पुण्य करने में बहुत ज्यादा खुले हाथ से दान पुण्य करता था, अब नहीं करता। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि हम लोग थे, मैं था, मेरे कुछ दोस्त थे, हम लोग जा रहे थे। तो उस समय एक बाबा चढ़े, कमंडल में लिए थे, वैष्णो देवी की मूर्ति लिए थे और इस तरह से ट्रेन में मांग रहे थे। तो मैंने निकाला 20 रुपए का नोट और दे दिया। फिर थोड़ी देर बाद मैं अपना आराम से अपने सीट पे बैठा हूं और थोड़ी देर बाद देखा कि थोड़ा सा आगे बढ़े बाबा, तब तक किसी का पर्स मार के निकल लिए। और जब पर्स मार के निकल लिए तो तब तक पकड़ लिए सब, और उन्हीं का कमंडल लेकर के उन्हीं को इतना पीटे, वहां पे टीटी ने भी मारा और सब बाहर निकाल करके फेंक दिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लोभी लोग, जो भी लोभी है, अगर 20 रुपया मैं दिया, कोई 10 रुपया, कोई 5 रुपया, इस तरह से 10 रुपये से कम देता नहीं कोई। जब इतना मिल रहा है तो क्या जरूरत है इस तरह से करने की। तो लोभी लोग क्या करते हैं, चारों ओर लात खाते हैं, यानी चारों तरफ से लात खाते हैं। तो चारों से 14 पकड़ लीजिएगा, यहां भी चारों से 14 ही बनाया था आपने, और लात खाते हैं। तो देखिए लात का क्या होगा, 14 आप रहने दीजिए ऐसे ही, इसका डिकोड कर दीजिए। एल का होगा 5, ए का कुछ नहीं, टी का होगा 1, 1451 में। तो इस तरह से आपने देखा इन तीनों को, सबको फिर से एक बार डेट देख लेते हैं। गुलाम को कैसे रखा, गुलाम लोग हमेशा बस बार बार सजा ही पाते हैं बेचारे। ठीक है, बार बार सजा पाते हैं। तो बार बार से 12 और सजा से डेट आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट हो गई। नेक्स्ट है खिलजी, खुजली हो जाती है। तो बार बार जो भी दोस्त होता है ना, पास आना चाहता है, बार बार पास आना चाहता है, तो बार बार से 12, पास से 90 हो गया। नेक्स्ट है तुगलक, तू गलत है भाई, तू गलत है तो तगड़ा नाश करेगा, चाहे तेरा नाश हो जाएगा। बस इतना, जैसे याद रखिए, 13 से 13, चाहे तगड़ा से 13 पकड़ लीजिएगा अपने मन में, और नाश से 20 हो गया। नेक्स्ट है सैयद से शहीद, और शहीद लोगों को पूरी सम्मान की तरफ, चारों तरफ से सम्मान मिलता है। कैसा सम्मान, चारों तरफ तारों की तरह सम्मान मिलता है। चारों से 14 पकड़िएगा, तारों की तरह सम्मान मिलता है, तो 12 से 14 हो गया। नेक्स्ट है लोधी, यानी लोभी लोग ना चारों ओर लात खाते हैं। 4 से 14 बना लीजिएगा, और लात से 51 हो गया, L5T1। तो इस तरह से हमने डेट याद रखा। देखिए डेट ही पूछ लेगा, इसलिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए दे देगा। मैंने कोड यहाँ पे लिख दिया था। फिर भी अगर आपको नहीं जानना है कि किस तरह से इसका यूज करते हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हाउ टू मेक निमोनिक, आप उस वीडियो को देख लीजिए, आप आराम से समझ सकते हैं। अब देखिए, अब हम फोकस करते हैं खिलजी वंश, क्योंकि हमने गुलाम वंश कवर कर लिया है। खिलजी वंश के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए खिलजी वंश में आपको जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, इसको आप कभी मत छोड़िएगा, इसे जरूर पढ़ लीजिए। अगर कभी भी कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इतना जरूर इसको जानना आपको जरूरी है। आपको यहां से क्वेश्चन बनते हैं और 100% आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। देखिए खिलजी वंश की स्थापना 1290 में होती है और 1320 तक जाता है। अगर दिल्ली सल्तनत पे सबसे कम टाइम पीरियड अगर कोई बना अपना बिताया है, या टाइम पीरियड कम था किसी का, तो खिलजी वंश का था। वैसे मैंने डेट सबका वहां पे लिख दिया, आप उस पर देख लीजिएगा। यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि दिल्ली सल्तनत पे सबसे ज्यादा किसने राज किया और सबसे कम किसने राज किया। तो सबसे कम राज करने वाले यही थे, खिलजी वंश थे। अब खिलजी वंश का इतिहास थोड़ा सा देखिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 1288 में बलबन जो है गद्दी पे जब यहाँ बैठा था, तो बलबन की मृत्यु हो जाती है, यानी कि मंगोल आक्रमण कर देते हैं इधर से, और आक्रमण करके बलबन को मार देते हैं और लूटपाट मचाते हैं। मंगोल जो है गद्दी पे कभी नहीं बैठते, वो राजा नहीं बनना चाहते हैं। वो लोग, उन लोगों का बस एक ही उद्देश्य होता है, लूटपाट मचाओ बस। तो ऐसे ही कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं 1 महीना रह करके इधर उधर टेंट डाल करके आसपास में लूटपाट करते रहते हैं, और ये लूटपाट ऐसे इनका चलता रहता है। फिर अफगानिस्तान में, क्योंकि 1288 में बलबन की मृत्यु हो जाती है, तो इधर अफगानिस्तान में खिलजी लोग थे। खिलजियों का सरदार था जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन ने क्या किया, सोचा 1288 से पहले जब बलबन था, तभी इसने सोचा था कि हम दिल्ली की गद्दी पे बैठना चाहते हैं। वो दिल्ली का सुल्तान बनना चाहता था और इधर हमला करना चाहता था। और जलालुद्दीन बूढ़ा था। अब इसने क्या किया कि सुना कि दिल्ली पे तो मंगोलों ने आक्रमण कर दिया, तो इसकी बेचारे की फट गई, और ये क्या हुआ, पीछे कदम खींच लिया। सोचा कि नहीं नहीं, हम आक्रमण करेंगे तो मारे जाएंगे। तो जलालुद्दीन खिलजी पे एक बहुत अच्छी बात बैठती है कि जहां लूट पड़े वहां झूठ पड़े, और जहां मार पड़े वहां भाग पड़े। तो बेचारा सोचा कि मार पड़ जाएगी, तो पहले से भाग गया। अब क्या हुआ, इसका एक भतीजा था जिसका नाम था अली गुरशास्प। अली गुरशास्प बहुत ही महत्वाकांक्षी तेज तर्राक था। इसने अपना नाम बदल दिया। जैसे आज बच्चे, छोटे बच्चे अगर कोई मूवी देखते हैं तो अपना नाम उसी मूवी में जो भी हीरो होता है या कार्टून में जो हीरो होता है वही नाम रख लेते हैं। तो इसी तरह से अली गुरशास्प जो था, अलाउद्दीन अपना नाम रख लिया, अलाउद्दीन खिलजी। अब इसने क्या किया, अपने चाचा से कहा, ये चाहता था कि मैं इसका पद लूं, अपने चाचा का पद लेना चाहता था। इसने चाचा को कहा कि चाचा
एक काम करो, आप दिल्ली पे नहीं आक्रमण कर रहे हो, मैं करूं? तो कहा कि नहीं नहीं रहने दो, उधर मंगोल गए हैं, मार डालेंगे। तो कहा कि नहीं नहीं जाने दो, जो भी होगा देखा जाएगा, मैं जा रहा हूं। तो अली गुरसास ने अपने चाचा से आदेश लिया और चल दिया, आया यहां पर आक्रमण किया 1290 में। मंगोलों को दौड़ा दौड़ा के मारा, सबको खदेड़ दिया। इसके बाद यहाँ पे कैमूर शाह था, इस गद्दी पे बैठा हुआ था, गद्दी पे बैठे था, गुलाम वंश का लास्ट शासक था कैमूर शाह। कैमूर शाह को खत्म कर दिया और बैठ आया, जब मार और दिया तब चाचा को संदेश भेजाया, चाचा यहां से आया और गद्दी पे बैठ गया। देखो सही बैठा ना, कि जहां लूट पड़े वहां जूट पड़े, जहां मार पड़े वहां भाग पड़े। अब तो लूट पड़ी थी, आकर के बेचारा बैठ गया, खाली खाली कुर्सी थी, सोचा कोई टेंशन नहीं, बैठ जाओ, आकर के बैठ गया। ये क्या सोचा था अलाउद्दीन? अलाउद्दीन ये सोचा था कि हम जीतेंगे तो चाचा हमको कहेगा कि चलो बेटा तुम ही बैठ जाओ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बूढ़वा खुद आके बैठ गया मजा लेने के लिए। अब क्या हुआ, कहा कि अच्छा चलो, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा चलो ठीक है, चाचा कभी तो देगा मुझे गद्दी। लेकिन चाचा एक दिन, एक साल, 2 साल ऐसे चलता रहा, कुछ नहीं किया। फिर अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि ठीक 6 साल बाद आता है यहाँ पे देवगिरी पे, हमला करता है, देवगिरी को लूटता है, लूट करके जाता है। जब जाता है तो इस तरह से जाता हुआ है, इस रास्ते से, ऐसे जाते समय उसे एक हिजड़ा मिल जाता है और इस हिजड़े को वो 1000 दिनार दे करके खरीद लेता है। क्यों? क्योंकि वो गुलाम था, इस तरह से नीलाम हो रहा था, तो उसको 1000 दिनार, जो भी उसका मालिक था, 1000 दिनार दे करके उसे खरीद लेता है। तो जिस हिजड़े को खरीदता है उसका नाम था मलिक मनी, और बाद में उसका नाम हो जाता है मलिक कफूर, और इसे 1000 दिनार दे करके खरीदा था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो इसलिए इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। और 1000 दिनारी के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी ने इसको नायाब का टाइटल दिया था। तो कई बार क्वेश्चन ये बने हैं कि नायाब का टाइटल, मलिक कफूर को नायाब का टाइटल किसने दिया था? अलाउद्दीन ने दिया था। यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी 1296 में, देखिए 1296 में ये यहां से लेकर के यहां पे दिल्ली आता है, और जब दिल्ली आता है तो चाचा सोचता है कि चाचा अब तो खुश हो जाएगा, यहां दिल्ली लूटा तब नहीं तख्त दिया, यहां लूटा तब नहीं तख्त दिया, अब तो देगा ही देगा। चाचा, अब चाचा की उम्र नहीं रह गई, लेकिन चाचा इसका ऐसा कुछ नहीं करता है, जलालुद्दीन बुढ़वा कुछ नहीं करता है, बैठे रहता है गद्दी पे। अब ये सोचता है अलाउद्दीन, कहता है कि अब ऐसे काम नहीं बनेगा, इसको टपकाना पड़ेगा। तो क्या करता है, मलिक कफूर को कहता है भाई टपका दे। तो मलिक कफूर इतना गजब का था कि जो कहता था पलक झपकते ही वो कर ही देता था। ठीक है, बहुत ही कातिल था, बहुत जबरदस्त का। इसने क्या किया कि इनको टपका दिया, फिरोज खिलजी को, यानी जलालुद्दीन खिलजी को टपका दिया। और टपकाने के बाद 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जो है गद्दी पे बैठ गया और सुल्तान की उपाधि धारण कर लिया। तो 1296 से लेकर के 1316 तक लगभग 20 साल, कुल 20 वर्ष जो है एक गद्दी पे यहाँ पे बैठा रहा, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे, दिल्ली सल्तनत में। और ये क्या किया कि 20 वर्ष में बहुत सारे रिफॉर्म किया, उसने बैठते ही बहुत सारे रिफॉर्म किया, सुधार किया, उसको देखेंगे। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बार बार बन जाते हैं। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, यहां से ये पूछ लेता है कि इसका पहले नाम क्या था और इसने कब गद्दी पे बैठा। 1296 में बैठा, 6 साल बाद, आप ध्यान दीजिएगा। और मलिक कफूर को नायाब का टाइटल किसने दिया, ये क्वेश्चन बन जाता है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इससे पहले क्या होता था, इसके जो सुधार है, सुधार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले क्या हुआ करता था कि पहले जो है किसी भी गुलामों को, जो भी गुलाम हुए करते थे उनको बंदी बना करके रखते थे या फिर ऐसे रखते थे, और बंदियों को, उनको जब कहीं युद्ध किसी से करना होता तो सबको खोल देते थे, चलो भाई उठा ले, जो भी भाला बर्छी कटार जो भी है सब उठा लो, चलो लड़ने मैदान में। तो सब मैदान में लड़े जाते थे, वैसे ही नंगे पुंगे, धोती कुर्ता, धोती वोती पहन करके चले देते थे लड़ने। तो इसने कहा कि नहीं, अब ये लोग नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे चूसे हुए आम की तरह थे। गुलाम बेचारे क्या करेंगे, खाने पीने के लिए कुछ मिलता नहीं था, सही से सब सजा ही देते थे, जैसा कि आपने पढ़ा था कि गुलामों को सजा दी जाती थी। तो इसने आर्मी इस्टेब्लिश किया, आर्मी बनाया, और आर्मी बनाया तो उसमें खुली भर्ती, ओपन रिक्रूटमेंट सिस्टम छोड़ दिया। कहा कि जो भी है हट्ठे कट्ठे मुस्टंडे सब लोग आ जाओ। तो सब लोग हट्ठे कट्ठे लोगों को भर्ती किया, और भर्ती करने के बाद ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सैलरी सबको दिया। पहले सैलरी नहीं दी जाती थी, सबको कहते चल भाई लड़, तो सब लोग जाकर के लड़ते थे, और जो मर जाए मरो, जो करना है करो, सैलरी थोड़ी देना है। तो इसने कहा कि नहीं, जो भर्ती हो जाएंगे, भर्ती होने के बाद जिनको हम सैलरी देंगे वो लोग थोड़ा, उनके अंदर हमारे प्रति प्रेम और होगा और वो लोग अच्छे से लड़ेंगे। तो ये बहुत अच्छा सुधार किया। तो आर्मी में खुली भर्ती इसने ओपन किया और उनको सैलरी देना शुरू कर दिया। तो ये बन जाते हैं क्वेश्चन की दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले वो कौन सा सुल्तान था जिसने आर्मी का खुली भर्ती शुरू की है, आर्मी रखना शुरू किया और सैलरी देना शुरू किया। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। अब इसने क्या किया
कि दाग और हुलिया प्रथा भी निजात किया। अब दाग प्रथा क्या है, हुलिया प्रथा क्या है? दाग, दाग वैसे ही जैसे कि आपके कपड़े में लग जाता है, नींबू लेकर के, विम बार लेकर के, चाहे जो कुछ भी लेकर के छुड़ाते हैं, तो इसी तरह से दाग होती है। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आप समझे तो आपने देखा होगा कि गांवों में जब है ना बकरे को मान लेते हैं, मन्नत उन्नत मानती हैं औरतें, तो क्या करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको गर्दन काटते हैं और देवी माता को चढ़ा देते हैं, और कुछ लोग होते हैं तो कान काट के छोड़ देते हैं, यानी दगीला हो जाता है वो, दाग एक तरह से होता है, कान काट देते हैं बकरे का, छोड़ देते हैं। तो इसे कहते हैं गांव वाले, अरे वो खस्सी माना हुआ है, माना हुआ खस्सी है, उसको कोई छूता नहीं है। नहीं तो गांव वाले ऐसे लोग होते हैं कि कड़क काट के उसको भी खा जाएंगे। तो वो एक हो गया दाग, उस तरह से आपने समझा। एक और दाग का तरीका सुनिए। अभी तो मान लीजिए योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बहुत सारे गाय छोड़ दिए हैं, पूरे गाय ही गाय चारों तरफ रोड पे, अगर निकल जाइए तो जान का खतरा हमेशा बना रहता है। तो पहले क्या होता था कि पहले केवल सांड हुआ करते थे, वो भी मरकहा और कहा कभी हो जाते थे। तो जिनके सांड होते थे, जो लोग छोड़ते थे, वो लोग क्या करते थे, लोहे की एक राड या कुछ ऐसे गर्म करके उस पर कुछ ऐसे निशान सा होता था, सिंबल टाइप का, और उसको खूब गर्म कर देते थे, गर्म करके और लेकर के बछड़ा जो होता था या सांड होता था, सांड के पीछे जो है उसके जांग पे ऐसे थप्पा लगा देते थे, दाग देते थे, तो उसे दाग कहते थे। उसे पता चल जाता था कि हाँ इसने छोड़ा है। ठीक है, तो इसने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसी तरह से दाग प्रथा शुरू किया। और दाग में क्या करता था कि जितने उसके घोड़े होते थे सभी घोड़ों पे दाग लगा देता था, उसके जांघों पे गर्म करके निशान, जो भी लोहे को गर्म करके निशान लगा देता था, दाग लगा देता था, जिससे ये पता चल जाए अगर लड़ाई हो रही है, अगर घोड़े से कोई गिर गया, कोई भी सैनिक घोड़े से गिर गया, तो उस घोड़े का हमारे सैनिकों में से कोई भी यूज कर सकता है, इस तरह से पता चल जाएगा कि हमारा घोड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से दाग प्रथा शुरू किया। हुलिया क्या किया, पहले धोती पहन के, कोई भी धोती सोती ऐसे लोग जाते थे, जो गुलाम थे, गुलाम कैसे भी लड़ जाते थे नंगे पुंगे, लेकिन ये क्या किया कि कहा नहीं, सबका एक यूनिफॉर्म हुआ, सबको एक यूनिफॉर्म बनाया, हुलिया उनका चेंज कर दिया। तो हुलिया चेंज करने से ये पता चल जाएगा कि चूंकि उधर से भी गुलाम ही लोग लड़ते थे, इधर से भी गुलाम, तो पता नहीं चलता था। जब इधर से हुलिया चेंज हो गया तो इसके ड्रेस हो गए, तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ हमारे सैनिक हैं, तो अच्छे से लड़ेंगे, इनका मनोबल टाइट रहेगा कि हमारे पास इस समय इतने लोग सैनिक हैं। तो हुलिया इन्होंने चेंज किया। तो दाग प्रथा किसने शुरू किया, हुलिया किसने किया, ये सब जो है ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। तो ये देखिए, इसने सिविल सर्विसेज में 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में। तो देखिए इसके बाद है कि बिस्वा, ये भी पूछा था, बिस्वा, जो बिस्वा की प्रथा, जो हम नापते हैं, खेत का मेजरमेंट करते हैं कि हाँ इतने बिस्सा खेत है, बिस्सा का मंडा है, 2 बिस्से का 1 मंडा होता है उत्तर प्रदेश में, आपके यहाँ जो भी होता हो। तो बिस्वा एक इकाई बनाया जो जमीन नापने के लिए इसका यूज किया जाता था। इसके साथ ही साथ बाजार पे नियंत्रण करा। पहले क्या होता था कि अपने मन से सब लोग बाजार करते थे, बार्टर सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम के बाद वही अपना सामान लो सामान बदलो, तो इस तरह से चलता था। तो इसने कहा भाई ऐसे खुलेआम बाजार सिस्टम नहीं चलेगा, हम चूंकि आर्मी बना दिए हैं और सैलरी दे रहे हैं, तो कहां से घर से सैलरी देंगे, नहीं। इसने क्या किया कि बाजार नियंत्रण करने के लिए 50% का टैक्स ले लिया। कहा कि जो लोग भी आप आदान प्रदान करोगे, कुछ भी बेचोगे खरीदोगे, तो जो भी आप ऐसे बनिया लोग थे, तो बनिया लोगों से कहा कि 50% टैक्स आप लोग दोगे। और इस टैक्स का कलेक्शन और हिसाब किताब करने के लिए इक्तदार पद का निजात किया, यानी इक्तदार पद बनाया। ये लोग इक्तदार लोग क्या करते थे कि बाजार पे जो भी कलेक्शन होता था नियंत्रण करने के लिए, उस कलेक्शन का हिसाब किताब रखते थे कि किसके यहाँ से कितना आया, अच्छा कालूराम के पास कितना आया, गजोदर के पास से कितना आया, ये सब इस तरह से हिसाब करने के लिए इक्तदार का पद बना दिया। नेक्स्ट, टैक्स ने इसने लगाया। क्यों टैक्स इसलिए लगाया, क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे आपने बाहुबली एक मूवी देखा होगा, बाहुबली में क्या करते हैं, जो बाहुबली मूवी में देखा कि उस जो विलन कैरेक्टर है, विलन कैरेक्टर की मूर्ति बनाने के लिए, सोने की मूर्ति बनाने के लिए सब गांव में जाते हैं, और जो भी उसके सैनिक होते हैं औरतों के गहने छीन करके किसी भी तरह से सब लूट पाट करके लाते हैं, और ला करके वहां पर उसकी मूर्ति उसको गला करके पिघला करके बनाते हैं। इसी तरह से अगर आपने कृष्णा देखा होगा, तो कृष्णा में भी कंस क्या करता था कि भेज देता था अपने दूत को, अपने जो भी उसके दूत हुआ करते थे, जाते थे गांव में, वहां छीना झपटी करते थे, सबके घरों से लूट करके लाते थे। तो पहले राजा लोग ऐसे लूट लूट करके अपना घर भरते थे और उसी से काम चलाते थे। लेकिन ये जो कि आर्मी रखा, तो इसने क्या किया कि टैक्स रखा, टैक्स सिस्टम लगाया, टैक्स बाजार पे नियंत्रण करने के लिए। अब वो कलेक्शन वहां से आता था, क्यों, क्योंकि अभी जो है अब वो नहीं चाहता था कि उसके जो भी प्रजा थी, प्रजा में गलत तरीके का कुछ भी फैले। वो नहीं चाहता था कि गलत संदेश जाए, वो चाहता था कि हमारी प्रजा खुश रहे और हम जो भी कमाए एक लीगल तरीके से कमाए। तो लीगल तरीके से अर्न कर रहा था, टैक्स लगाया। टैक्स में बाजार नियंत्रण के लिए 50% का टैक्स लगा दिया, और
एक टैक्स था घराई और दूसरा टैक्स था चराई। घराई टैक्स क्या था, अगर आपका घर है तो घर के लिए भी आप टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, घर से रिलेटेड था। चराई क्या था, जैसे गाय बछड़ा भैंस वैस चरा रहे हैं तो जिस जगह पे चरा रहे हैं जहां भी चराएंगे तो आपको चराने के लिए भी टैक्स देना पड़ेगा, तो इस तरह से लिया था। लेकिन एक बात थी उस समय, यादव तो हम 100% मानते हैं कि टैक्स नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि नहीं देते होंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अगर ज्यादा कोई बनेगा तो उसका क्या करेंगे, अभी हमारे यहाँ क्या करते हैं यादव लोग, क्या करते हैं कि कोई अगर बोल दिया ना खेत में किसी तरह से जा रहे हैं, अगर किसी ने बोल दिया कुछ भी बोल दिया, अगर यादव की भैंस चली गई या गाय चली गई किसी खेत में, अगर बोल दिया किसी ने, तो क्या करते हैं रात को पूरा उसका लगा हुआ चना, चाहे 1 बीघा हो 2 बीघे हो, पूरा चना अपने दोस्तों के साथ मिलकर काट देते हैं और रात को ही बाल करके उसको और पूरा अपने गाय भैंस को खिला देते हैं। सुबह जगोगे तो आपका खेत खाली। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता कि यादव लोग टैक्स चराई टैक्स देंगे। नेक्स्ट है प्रमुख कवि इसके समय थे, अलाउद्दीन के समय प्रमुख कवि थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को इसने अलाउद्दीन ने तोताए हिंद की संज्ञा दी थी। क्यों दिया था, तो अमीर खुसरो जो है कुछ भी कोई बोलता था, खास करके अलाउद्दीन खिलजी जो कुछ भी बोलता था तो इसको अमीर खुसरो जो है बिल्कुल उसको कविता के रूप में ट्रांसफॉर्म कर देते थे, यानी कविता के रूप में प्रस्तुत करते थे। तो इसलिए इनको तोताए हिंद कहता था। क्यों, क्योंकि किसी की बात को यानी अलाउद्दीन की बात को ही अपने कविता के रूप में प्रकट करते थे, तो तोताए हिंद की संज्ञा दिया था। तो कवि पूछा जाता है कि प्रमुख कवि कौन थे, अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबार में प्रमुख कवि कौन थे, तो आप बताएंगे अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो को तोताए हिंद की संज्ञा किसने दी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी। अब इसने महत्वपूर्ण कुछ निर्माण किया था, ये महत्वपूर्ण निर्माण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो दिल्ली में है। अलाई मीनार का निर्माण किया, इसके साथ साथ अलाई दरवाजा का निर्माण किया, हौज खास का निर्माण किया जिसे आपने बहुत सारी मूवियों में देखा होगा। चोर मीनार का निर्माण किया। अब चोर मीनार क्या था, चोर मीनार इस तरह से एक दीवार, इस तरह से दीवार हुआ करती थी और दीवार में इस तरह से छेद हुआ करते थे। जैसे आपने बाहुबली देखा होगा तो बाहुबली में क्या था कि इस तरह से कुछ सीन बनी थी और अंदर सब लोग खड़ा थे, इस तरह से खड़ा करके अपना, ठीक है, इस तरह से जो भी अपना ढाल की तरह था, ढाल की तरह लगा करके खड़े थे, उसमें छेद था, उसमें भाला अंदर से लगा करके तैयार थे। आज जब ये सब कातिया कैकई या जो भी था उसका कालू का लुट्टा सा जो उसका जो जब उसको पहुंचते थे वहां पे मारने के लिए तो उसी में से भाला से मारते थे, ऐसे जाके लगता था खब खब ना, कोंप देते थे वो सब। तो इसी तरह से दरवाजा बनाया, चोर मीनार थी, इधर लोग इधर अंदर थे और इधर छुप करके बाहर से कहीं भी कोई भी अगर हमला करने आता था तो उसको देख लेते थे, लेकिन उनको कोई नहीं देख पाता था। अगर कोई पास आना चाहे तो इधर से ही क्या करते थे, अंदर से भाला निकाल करके मार देते थे, इस तरह से कोंप कोंप के मारते थे, इस तरह से भाला निकाल करके, ठीक है। तो इस तरह से इसने चोर मीनार बनाया। आप फिगर में देख सकते हैं जैसा कि बाहुबली में था, लेकिन बाहुबली में क्या था, टेम्पोररी बेसिस पे उन्होंने ढाल लगा कर बनाया, लेकिन इसने दीवार ही बना दिया था। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखिए 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो जाती है और मौत के बाद बैठ जाता है गद्दी पे मलिक कफूर। मलिक कफूर बैठता है, तो चूंकि मलिक कफूर का एक तरह से मान लीजिए कि हस्बैंड की तरह ही था अलाउद्दीन खिलजी, ऐसा मानिए, क्योंकि इनके बीच में ऐसा रिलेशन था। तो इसने क्या किया, जैसे ही ये मरा अलाउद्दीन खिलजी, मलिक कफूर पागल हो गया, ऐसा पागल हो गया कि इसको दिमाग ही नहीं था कि क्या करना है, पूरा उपद्रव मचा दिया, कटवाओ मरवाओ अपने ही लोगों को। और कोई कहते कि नहीं भाई तुम गलत कर रहे हो तो उसी को कटवा मरवा देता था, आंखें तक निकलवा लेता था, कुछ भी कर देता था। इसके बेटे को ही मरवा दिया, अलाउद्दीन के बच्चे को खत्म करवा दिया, ठीक है। इसके बाद बैठता है मुबारक शाह, ये बैठ जाए, इसको मरवा दिया जाता है, मलिक कफूर को मार दिया जाता है और मलिक कफूर को मारने के बाद बैठता है मुबारक शाह खिलजी जो 1320 में बैठता है और 1320 में तक राज करता है। 1320 में नहीं बैठता है क्योंकि देखिए जो मलिक कफूर होता है अधिक से अधिक 1 मंथ यहाँ पे शासन करता है, 1 महीने यानी कि 36 दिन नहीं होते 1 महीने में, अगर एग्जैक्ट डेट देखा जाए तो 36 दिन के लिए बैठता है और 36 दिन के बाद इसको भी मरवा दिया जाता है मलिक कफूर को। इसके बाद मुबारक शाह बैठता है, मुबारक शाह जो है 1320 तक गद्दी पे बैठा रहता है। इसके बाद तुगलक वंश आ जाता है और इसके बारे में, तुगलक वंश के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिया है, आप एक बार देख लीजिएगा इसने क्या क्या बनवाया है। अलाई मीनार, अलाई दरवाजा, हौज खास, चोर मीनार बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से ये दाग और हुलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बिस्वा जमीन नापने की और आर्मी, और ये जो है आर्मी सबसे ज्यादा सबसे बड़ी आर्मी थी इसकी। ये तीनों यहां से तो कम याद ही रखिएगा। इक्तदार का पद किस लिए किया था ये भी ध्यान दीजिएगा। घराई और चराई किस लिए था। अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहता था।
और कुछ खास नहीं है। अली गुरसास इसका प्रारंभिक नाम था, इसने अलाउद्दीन खिलजी अपना नाम रख लिया था। मलिक मनी था मलिक कफूर का पहला नाम, इसके बाद मलिक कफूर हुआ, और मलिक कफूर को नायाब का टाइटल किसने दिया? अलाउद्दीन ने दिया। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट थे हमने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सबको मैंने कवर कर दिया है, इसी से आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखिए, आप सबसे पहले याद रखेंगे कि तुगलक वंश की स्थापना किसने किया और कब किया, तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी। तो आपको मैंने एक निमोनिक बनाया था, ट्रिक बताया था कि तुगलक यानी तू गलत और तू गलत है तो तगड़ा नाश करेगा। तगड़ा से क्या बनाएगा आपने? 13, और नाश को क्या कैसे आपने लिख दिया? एन का 2, ए का कुछ नहीं और एस का 0, यानी कि ये हो गया 1320। 1320 में इसकी स्थापना किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक जो खिलजी वंश में लास्ट शासक था या लास्ट सुल्तान कह सकते हैं, लास्ट सुल्तान था मुबारक शाह। मुबारक शाह खिलजी को मार करके गयासुद्दीन तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है, यानी दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहां से क्वेश्चन बनता है कि ये जो है सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है बल्कि गाजी की उपाधि धारण करता है। तो ये क्वेश्चन बना है, कई बार पूछा है एसएससी एग्जाम में कि दिल्ली सल्तनत पे हुआ कौन ऐसा पहला राजा था जिसने गाजी की उपाधि धारण की, सुल्तान की नहीं। तो ये गाजी की उपाधि धारण किया था, सुल्तान की नहीं किया था। इसने कुछ अच्छे काम किए थे जिनको यहाँ पे पूछा जाता है, यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे, इसके अलावा और कोई बाकी नहीं बनेगा। तो देखिए, एक का क्या किया था कि सिंचाई व्यवस्था को इसने शुरू किया, सिंचाई व्यवस्था को अपनाया कि कैसे सिंचाई की जाएगी सारी चीजें। इसके बाद नहरों का निर्माण कराया, जो भी नई नई नहरें, कुछ नई नहरों का निर्माण कराया ताकि सिंचाई व्यवस्था हो और खेती बाड़ी करी जा सके। और डाक व्यवस्था का प्रबंध किया है, डाक व्यवस्था शुरू किया। वो डाक व्यवस्था वो नहीं, वैसे अगर आपने देखा कि भारत सरकार जब हमारे देश आजाद हुआ तो देश आजादी से पहले अंग्रेजों ने शुरू किया था डाक व्यवस्था, लेकिन डाक व्यवस्था जो है इसने जो शुरू किया था तो वही पहले क्या होता था कि कबूतर उबूतर को देकर के भेज दिया जाता था, तो इसमें संदेश वाहक के रूप में जाते थे एक दूसरे को, डाक व्यवस्था इसने शुरू किया। नेक्स्ट है, इसके बाद इसी का बेटा ये 1320 में बैठा और ठीक 5 साल, जैसे 5 साल कंप्लीट किया, इसका बेटा जौना खान था, जौना खान ने इसको मार दिया, कहा कि भाग भाई तू बुढ़ा हो गया, अब रहने दे, मुझे बैठने दे। तो जौना खान ने अपने बाप को ही, गयासुद्दीन तुगलक को मार करके गद्दी पे बैठ गया और बैठा। तो देखिए इतना बदमाश था, इसने अपना नाम ही चेंज कर लिया। सब तो बचपन में नाम चेंज करते हैं, ये जब बैठा कुर्सी पे यानी गद्दी पे बैठा तो अपना नाम चेंज करके मोहम्मद बिन तुगलक कर लिया। ये बहुत ही पढ़ा लिखा था, सबसे ज्यादा अगर इसके पास नॉलेज थी तो ये पढ़ा लिखा और सबसे ज्यादा नॉलेजफुल बंदा था, लेकिन इसको कुछ आता नहीं था, सब कुछ मतलब स्ट्रेटजी नहीं थी। नॉलेज था, आइडिया इसके मन में बहुत अच्छे अच्छे आते थे, लेकिन प्लानिंग कैसे करें उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो नहीं कर पाता था। तो इसने सबसे पहले क्वेश्चन, अगर इससे कोई क्वेश्चन बनता है तो यही क्वेश्चन बार बार पूछे गए, यहां तक कि सिविल सर्विसेज आईएएस के एग्जाम में भी पूछा गया था कि वह कौन सा ऐसा सुल्तान था जिन्होंने दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद शिफ्ट किया। तो दौलताबाद, पहले दौलताबाद भी नाम नहीं था, देवगिरी था। आप लोग अगर देखें तो इस तरह से अगर भारत का मैप देखें तो नीचे यहाँ पे, अगर यहाँ पे ऊपर दिल्ली है तो दिल्ली से यहाँ पर कृष्णा नदी बहती है, कृष्णा नदी के ऊपर यहाँ पे जो है देवगिरी था। और यहाँ पे हरियर और बुका ने एक साम्राज्य की स्थापना किया था जिसे विजयनगर साम्राज्य कहते हैं। यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य था। कई बार यह भी प्रश्न में पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो हरियर और बुका 2 भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। तो इसने क्या किया, ये जो जौना खान है यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो दिल्ली राजधानी थी, और दिल्ली राजधानी थी तो इस तरह से फैला हुआ था, जो ये हमारा इस तरह से, ये पाकिस्तान सभी हमारे पास थे क्योंकि भारत में था। तो ये दिल्ली से क्या किया, ये सोचा कि हम लोग इतना तो फैलेंगे, थोड़ा नीचे चलें, नीचे जो इधर साउथ में फैलें। तो साउथ में फैलने के लिए सोचा कि चलो यहाँ पे राजधानी करेंगे, यहाँ पे बसेंगे, यहाँ के लोगों को भी जीत लेंगे। तो यहाँ पर आया, लेकिन इसके पास कोई प्लानिंग नहीं थी, ऐसे ही ढंड कमंडल अपना उठाया, बोरिया बिस्तर सबको कह दिया रातों रात चलो यहाँ चलना है, देवगिरी चलना है। अब ये देवगिरी आया। देवगिरी आने के बाद जब आया तो बहुत लोग तो रास्ते में ऐसे ही लोग मर गए, अपने तो मजा लेकर के आ रहा था क्योंकि राजा था। अब क्या हुआ कि ये यहाँ पर आया तो यहाँ पर सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, यहाँ पे लोग ऐसे ही मरने लगे। फिर इसने क्या सोचा कि चलो यार इस पर आक्रमण कर लें, इधर आगे बढ़ें। तो इधर आगे बढ़ने नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे कृष्णा नदी थी और कृष्णा नदी से इधर कुछ जंगल उंगल वन ऐसे थे और यहाँ से आगे आ ही नहीं पाया। और आगे नहीं आ पाया, इन लोगों ने इधर मार के धक्का दे दिया, धकेल दिया, तो ये भाग गया। सोचा कि अब तो हमारे पास जो बचे कुछ लोग हैं वो भी मर जाएंगे, हमारी सेना भी मर जाएगी, चलो अच्छा है कि यहाँ से हम वापस चलते हैं। तो यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक वापस दिल्ली चला जाता है। और
तो इसीलिए इसको पागल राजा कहते थे, क्योंकि ऐसे कुछ भी काम कर देता था अटपटा सा। इसको ये नहीं पता था, आइडिया अच्छे थे लेकिन प्लानिंग कुछ भी नहीं थी। अब देखिए ये सोच रहा था कि हम यहाँ पे तो हैं, यहाँ पे पूरा राज कर ही रहे, हम इधर भी आकर के एक राज यहाँ पे बना लें। तो इसने यहाँ पर आकर के अपना राज, यहाँ पे राजधानी बनाना चाहा, लेकिन संभव नहीं था, असंभव था। और इसलिए इसको जो जनता थी, जनता ने कह दिया कि पागल राजा है, इसको पागल राजा घोषित कर दिया। अब देखिए कुछ और काम किया था इसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार अगर आप कहें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में लगभग पूछ ही लेते हैं अगर यहां से कोई क्वेश्चन बनता है तो, कि कौन ऐसा सुल्तान था जिसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बनाई, दिल्ली से दौलताबाद। ठीक है, नेक्स्ट है दीवाने अमीर कोही, एक विभाग बनाया जो सिंचाई विभाग के नाम से था, वो सिंचाई विभाग था, उसका नाम था दीवाने अमीर कोही। दीवाने अमीर कोही नाम से एक सिंचाई विभाग बनाया, जो क्या करते थे कि लगान वगान वसूल करना, इस तरह से काम उनका था। नेक्स्ट है टोकन करेंसी चलाया। देखिए टोकन करेंसी, अब तक क्या थे कि सिक्के चलते थे, इससे पहले जो भी था मोहम्मद बिन तुगलक से पहले सभी लोगों ने सिक्के चलाया, जो भी नाम दिए अलग अलग नाम देकर के अपना सिक्के अपने अनुसार चलाए, लेकिन इसने टोकन करेंसी चलाया। अब टोकन करेंसी क्या होती है, वही जो रात को मोदी जी कह देते हैं कि आज से टोकन करेंसी लीगल टेंडर नहीं रहेगा, तो इसी तरह से इसने लीगल टेंडर के रूप में टोकन करेंसी चलाया। और ये टोकन करेंसी चलाया यानी कि पेपर वाला नोट चलाया था। तो इसने किससे प्रेरित हुआ था, मंगोलों से, मंगोल चलाते थे पहले, तो मंगोलों से प्रेरित होकर के इसने टोकन करेंसी चलाया। अब क्या होता है, इसके बाद फिरोज शाह तुगलक बैठता है, सुल्तान बनता है। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर कहीं पूछता है, इसको डेट नहीं पूछता है, 5 साल बाद, यानी कि ये अगर 1320 में गद्दी पे बैठता है गयासुद्दीन तुगलक, तो 5 साल जोड़ दीजिए 1325 में बैठता है। ये जरूरी नहीं कि कब ये बैठते हैं, ये क्या काम किए, यहीं से क्वेश्चन बनता है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन बना है ये जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था, और ये दिल्ली से दौलताबाद किसने किया, और यहाँ से कोई नहीं, ये गाजी की उपाधि किसने धारण की। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो आपको जानना चाहिए। देखिए फिरोज शाह तुगलक जो है जौनपुर की स्थापना किया, जौनपुर जो उत्तर प्रदेश में है, जहां की मूली बहुत ज्यादा फेमस है, आप लोग गाना भी सुने होंगे। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक जो है जौनपुर शहर की स्थापना करता है, और जौनपुर शहर को सिराज हिंद का भी कहा जाता था, उसे कहते थे सिराज हिंद, ये भी जानते रहिएगा। अब इसने कुछ और काम किए, जैसे दीवाने इलाज बनाया। यहां पर क्या होता था कि लोगों का इलाज किया जाता था। इसके बाद दीवाने खैरात बनाया, यानी कि जिन लोगों को किसी चीज की जरूरत होती थी तो वो लोग क्या करते थे, यहाँ पर जुटते थे एक जगह पे, वहां पे इकट्ठा होते थे, और ये क्या करता था, उनको खैरात देता था या फिर दान उन करता था। दीवाने खैरात बनाया। इसके बाद दीवाने बंदगान बनाया। दीवाने बंदगान में क्या होता था कि जितने भी बंदी थे उनको एक कारागार के रूप में बनाया था, और उसे दीवाने बंदगान कहा जाता था, वहां पर उनको रखता था। फिर एक काम और किया था कि अशोक के शिलालेखों को लुम्बिनी, यानी कि जो नेपाल में है, नेपाल से भारत लाया, ये काम किया। इसके बाद देखिए, अगर कई बार क्वेश्चन ये बना है कि दिल्ली दिल्ली सल्तनत में वह कौन सा सुल्तान था जिसने सबसे ज्यादा गुलाम जिसके पास थे, या जिसके पास सबसे गुलाम थे। तो सबसे ज्यादा गुलाम की बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलक के पास सबसे ज्यादा गुलाम थे। और ये क्वेश्चन बन जाता है, कई बार पूछा है कि दिल्ली सल्तनत में वह कौन सुल्तान था जिसके पास सबसे ज्यादा आर्मी थी। तो सबसे ज्यादा आर्मी खिलजी के पास थी। कौन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी। फिरोज शाह तुगलक के बाद नसीरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठता है। अब देखिए, जब ये दिल्ली की गद्दी पे बैठता है तो क्या होता है, कुछ दिन के बाद तैमूर लंग आक्रमण कर देता है। तैमूर लंग कौन था? ये भी मंगोल ही था। 1398 में आक्रमण करता है। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तैमूर लंग ने भारत पे कब आक्रमण किया था, तो 1398 में किया था। आप जैसे चाहें वैसे याद कर लें। आपने अगर चाहे तो भी मैं आपको याद करा देता हूं। देखिए निमोनिक से, जब तैमूर लंग था ना, लंगड़ा था, ऐसा सोचिए कि लंगड़ा था, और लंगड़े ने क्या किया, जब आक्रमण किया, तगड़ा आक्रमण किया, तगड़ा से 13 बना लिया और आक्रमण किया ना, तो वो क्या करता था, जो खिलजी था अलाउद्दीन खिलजी, वो गर्लफ्रेंड बना लिया था वो हिजड़े को, और ये क्या किया था कि बॉयफ्रेंड बना लिया यहाँ पे जो भी था उसका, तो बीएफ बना लिया, तगड़ा बीएफ बनाया। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, तगड़ा से 13, अब बी एफ से देखिए बी का 9 और एफ का 8। ठीक है, एक किसी को तगड़ा बॉयफ्रेंड बना लिया था, ऐसे कह सकते हैं। तैमूर लंग, लंगड़े ने एक तगड़ा बॉयफ्रेंड बना लिया। ठीक है, हट्ठा कट्ठा ऐसे सोच सकते हैं। नेक्स्ट है, जब ये आक्रमण करता है तो नसीरुद्दीन महमूद शाह ये दिल्ली सल्तनत को छोड़ करके भाग जाता है। हाँ, इतना भागता है पता नहीं कहाँ इसके गायब हो जाता है। इसके बाद इस आगे देखते हैं कि जब ये भाग जाता है तो इसका एक गुलाम होता है खिज्र खान, जो मुल्तान पे शासन करता है, और मुल्तान पे शासन करता रहता है तो क्या करता है, बार बार इसके कॉन्टैक्ट में रहता है, देखता है, कॉन्टैक्ट करना चाहता है, देखता है कि अरे नसीरुद्दीन महमूद शाह से तो कॉन्टैक्ट हो ही नहीं रहा है सुल्तान से,
करें तो करें क्या करें। तो इसी तरह से कुछ दिन के बाद, लगभग 2-3 साल बाद आता है दिल्ली सल्तनत पे, देखता है तो सब कुछ बदल गया होता है, कहीं किसी का पता नहीं। ये जो नसीरुद्दीन महमूद शाह है गायब होता है। तो क्या करता है बेचारा, चूंकि वो गुलाम होता है, इसी के अंडर में मुल्तान पे राज करता है, तो ये क्या करता है, यहाँ से छोड़ के यहाँ से चला जाता है, दिल्ली से चला जाता है और जाकर के फिर वहीं राज करता है। और फिर लगभग 10 साल बाद फिर वापस आता है। तो जब आता है तो सैयद वंश की स्थापना करता है। और ये देखिए सिया, इतना ध्यान दीजिएगा कि सिया शासक, वो पहला सिया शासक था जो जिसने दिल्ली सल्तनत पे राज किया। तो ये भी कई बार पूछ लेता है। अभी देखते हैं सैयद वंश, उसमें पूरा कंप्लीट देखेंगे सैयद वंश और इसके बाद लोधी वंश। ज्यादा यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे उन्हीं को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ और यही आपको एग्जाम में बन जाएंगे, यहाँ से आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये याद रखना होगा कि सैयद वंश की स्थापना कब हुई और किसने किया। तो सैयद वंश की स्थापना खिज़्र खान ने किया था। और कब हुई थी ये देखिए, सैयद से मैंने बोला कि शहीद पकड़िए, और शहीद लोग जब कोई भी शहीद हो जाता है जो उन लोगों को चारों तरफ तारों में दिखते हैं, बस यही आपने एक लिख याद रखा कि चारों तरफ से 14 पकड़ लेंगे तारों में। तो देखिए तारों के लिए आपने तो इस तरह से लिखा था, तो तारों का हो जाएगा टी का 1, ए का कुछ नहीं, आर का होगा 4 और 0 का कुछ नहीं। चूंकि 14 यहाँ पे रहेगा ही, तो 1414 आपको याद रहेगा। 1414 में खिज़्र खान जो है बैठता है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे। अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बात जानने लायक है, आपने ध्यान दिया होगा इससे पहले कि तुगलक वंश में 1398 में लास्ट जो शासक यहाँ पर था नसीरुद्दीन महमूद शाह था। नसीरुद्दीन महमूद शाह पर तैमूर लंग आक्रमण करता है। अगर आपको याद हो तो तैमूर लंग जो है, तैमूर लंग आक्रमण करता है, और तैमूर लंग जो है मंगोल होता है। ये मंगोल जो आक्रमण करता है तो जो नसीरुद्दीन महमूद शाह होता है वहां से भाग जाता है और भाग करके गायब हो जाता है। और ये जो खिज़्र खान है, बहुत सारे बुक में लिखा गया है ऐसे, यहाँ तक कि लुसेंट में भी लिखा गया है कि तैमूर लंग का ये सेनापति था या तैमूर लंग का सहयोगी था, इस तरह से लिखा गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली जो खिज़्र खान था, खिज़्र खान मुल्तान पर राज करता है, हुकूमत करता है, और एक किसके अंडर में था, नसीरुद्दीन महमूद शाह के अंडर में था। तो जब नसीरुद्दीन महमूद शाह से हमेशा इसका कम्युनिकेशन बना रहता है, ये क्या करता है, कई बार पत्र लिखता है अपने राजा को, लेकिन जो सुल्तान होता है, कौन, नसीरुद्दीन होता है, नसीरुद्दीन जो सुल्तान होता है उसे उधर से कोई जवाब नहीं आता है। तो इसको पता चलता है कि तैमूर लंग ने वहां पे हमला किया था दिल्ली पे। तो ये क्या करता है कि मुल्तान से, मुल्तान कहां पर है, पाकिस्तान में है, तो मुल्तान से आता है वहां, यहां पर दिल्ली आता है, देखता है तो पता चलता है कि है ही नहीं राजा, कोई बताने वाला भी नहीं था कि मुल्तान सुल्तान जो है कहां गया। तो सुल्तान जो था नसीरुद्दीन था, नसीरुद्दीन का पता नहीं चलता है। फिर ये क्या करता है कि वापस चला जाता है, फिर 12-13 साल बाद आता है, यानी कि 1414 में आता है। और आने के बाद देखता है कि अभी भी सिंहासन खाली है, और चूंकि ये लोग मंगोल लूटा पार्टी करते थे, केवल लूटते थे, लूट घसोट करके बस चले जाते थे, तो इस 1414 में इस सिंहासन पे बैठ गया। और जब सिंहासन पे, दिल्ली के सुल्तान सिंहासन पे बैठ गया, तो आपने देखा होगा कि सभी लोग, जो लोग बैठते थे, या तो गाजी की उपाधि धारण कर लेते थे या तो सुल्तान की उपाधि धारण कर लेते थे। लेकिन ये जो है खिज़्र खान कोई भी उपाधि धारण नहीं किया, अपने आप को कुछ भी नहीं बनाया, बस ऐसे ही राज करता था। जैसे आपने देखा होगा, अगर रामायण देखे होंगे तो उसमें क्या होता है कि बाली को जब कंदरा में भग जाता है और बाली जाकर के वहां पे जो दाना होता है उसका वध कर देता है, तो शिवरी जब वहां से निकलते हैं, देखते हैं कि ब्लड आता है बहुत ज्यादा कंदरा से, तो सोचते हैं कि बाली मर गया। फिर वहां पर एक पत्थर रख करके भग के चले जाते हैं, और आकर के उनको बहुत सारे उनके जो शुभ चिंतक होते हैं, सेनापति और लोग, उन लोग कहते हैं कि नहीं आप राज करिए, तो बहुत ही मतलब मन हार के उनको राजा ही बना देते हैं। इसी तरह से ये भी बन जाता है राजा, लेकिन राज तो करता है लेकिन अपने आप को कोई टाइटल नहीं एक्सेप्ट करता है। तो कई बार क्वेश्चन ये बना है कि वह कौन सा, दिल्ली सल्तनत पे वह कौन सा राजा था जिसने कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये था खिज़्र खान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से और कोई क्वेश्चन नहीं बनता। इसके बाद इसका मुबारक शाह, इसका बेटा बनता है, इसका बेटा बैठता है गद्दी पे, और मुबारक शाह जो है ये भी सुल्तान की उपाधि धारण करता है। मुबारक साहब भी कुछ ज्यादा खास नहीं किया, इसने जो क्वेश्चन बनता है तो ये मुबारकबाद शहर की स्थापना किया जो दिल्ली में है। तो इस बार क्वेश्चन बन जाएगा, कई बार पूछा गया है कि मुबारकबाद शहर की स्थापना किसने किया है, बस यहां से और कोई क्वेश्चन नहीं बनता। नेक्स्ट, इसके बाद खिज़्र खान का भतीजा मोहम्मद शाह बैठता है गद्दी पे। अब मोहम्मद शाह से थोड़ा कुछ क्वेश्चन बनते हैं। मोहम्मद शाह यहां पर बैठता है, थोड़ा सा सही था।
इन लोगों से सही था। अब मोहम्मद शाह क्या करता है, क्योंकि जब मोहम्मद शाह बैठता है दिल्ली की गद्दी पे, तो अगर आप इस तरह से देखें भारत का नक्शा, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के पास इधर है मालवा, और मालवा पे क्या था कि मालवा और ऐसे छोटे छोटे, अगर मान लीजिए यहाँ पे था, यहाँ पे अगर इधर से अगर ऐसे बात करें तो इधर लाहौर था, ठीक है। लाहौर से क्या करता है, लाहौर में बहलोल लोदी शासन करता है, लेकिन बहलोल लोदी एज एडमिनिस्ट्रेटर शासन करता है। यानी कि जैसे अभी हम क्या करते हैं, हमारे जो अगर डीएम कलेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, हमारे प्रशासन व्यवस्था को देखते हैं। तो ये भी प्रशासन व्यवस्था को देखता है, लेकिन ये अंदर में किसके रहता है, मोहम्मद शाह के अंडर में रहता है। तो ये मालवा जो था, मालवा सबसे पहले, इससे पहले जब तक खिज्र खान नहीं बैठा, यानी सैयद वंश की स्थापना नहीं हुई थी, तुगलक वंश में, ये जो है नसीरुद्दीन महमूद शाह के अंडर में रहा करता था। लेकिन 14-15 साल तक नसीरुद्दीन का पता नहीं चला, तो ये अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिए, किसी की बात नहीं मानते थे। तो इसने महमूद शाह ने क्या किया, क्योंकि महमूद शाह का अब टाइम आ गया था सैयद वंश में, तो महमूद शाह ने कहा कि ये बहुत दिन से अपने आप को इंडिपेंडेंट मान रहे हैं, चलो इस पर आक्रमण करें और इसको थोड़ा सबक सिखाएं और अपने कब्जे में ले लें। तो इसने क्या किया, जो इसका एडमिनिस्ट्रेटर था यहाँ पे, जो यहाँ पे लाहौर में राज कर रहा था, ये था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी को निमंत्रण भेजता है, कहता है कि तुम अपने सेना, सभी सेना को लेकर के आओ। तो बहलोल लोदी जो है लेकर के आता है, और फिर ये दोनों मिल करके यहाँ पर आक्रमण करते हैं। जब आक्रमण करते हैं तो बहलोल लोदी जो है इसको जीत लेता है, मालवा को जीत लेता है। जैसे मालवा पे विजय होती है, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि बहलोल लोदी जो है मालवा को विजय कर लेता है। मालवा को विजय कर लेता है, तो ये जो महमूद शाह था, जो यहाँ पे इस समय सुल्तान था, महमूद शाह ने बहलोल लोदी को खाने खानम की उपाधि दिया। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि खाने खानम की उपाधि किसको दी गई थी, तो खाने खानम की उपाधि बहलोल लोदी को दी गई थी। याद कैसे रखेंगे, देखिए खाने खानम यानी खाना खाना, खाना खाना, बार बार खाना खाना कौन चिल्लाता है। अगर आप कल्पना करिए, अगर निमोनिक से याद कर रहे हो तो कल्पना करिए कि आप जाते हैं कहीं बारात में या फिर किसी निमंत्रण में जाते हैं खाना खाने, तो क्या होता है वहां पे जो बकलोल लोग होते हैं वो बार बार खाना 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 चिल्लाते हैं, और जो सही आदमी जानता है कि खाना तो खाना ही है, क्योंकि आए हैं तो खाना खा के ही जाएंगे, तो खाना तो मिलना ही मिलना है, तो चिल्लाता नहीं, आदमी आराम से बैठता है, जब मिलेगा तब खाएगा, नहीं मिलेगा तो आराम से वेट करेगा। लेकिन जो बकलोल होते हैं वो लोग क्या करते हैं, खाना खाना चिल्लाते हैं। तो जब कभी भी याद रखना हो तो आपको पूछा जाए कि खाने खानम की उपाधि किसे दी गई थी, अरे तो आपको याद आएगा खानम खाना, खानी खाने खाना, तो आप खाना खाना तो बकलोल लोग चिल्लाते हैं, यानी बकलोल लोदी, बहलोल लोदी, जैसे भी चाहे वैसे इस तरह से याद कर पाएंगे। इसके बाद अलाउद्दीन बैठता है, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, अलाउद्दीन बैठता है, जो मोहम्मद शाह इसका चचेरा भाई होता है। ये जो मोहम्मद शाह इसी का चचेरा भाई, ये बैठता है गद्दी पे और ये कुछ नहीं करता है। इसके बाद क्या होता है, ये बहुत ही इनसफिशियंट होता है, इसके पास किसी भी तरह का, मतलब रूलर की क्वालिटी नहीं होती है, एक राजा की क्वालिटी नहीं होने की वजह से ये देखता है, बहलोल लोदी कहता है कि यार सब लड़ाई तो हमने लड़ा, यहाँ से इसको आजाद कराया, और यहाँ पे हम छोटे में राज कर रहे हैं, मूलचंद यहाँ पे मुल्तान पे और लाहौर पे ये सब हम इतना देख रहे हैं, चलो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कोई सफिशियंट है नहीं, यहाँ पे कोई अच्छा राजा है नहीं, हम यही कब्जा कर लेते हैं। तो अलाउद्दीन को मार करके, जो मोहम्मद शाह का चचेरा भाई था, इसको मार करके बहलोल लोदी जो है 1451 में इस गद्दी पे बैठ जाता है। और जब गद्दी पे बैठता है तो बहलोल लोदी क्या करता है, लोदी वंश की स्थापना कर देता है, और ये भी जो है सुल्तान की उपाधि धारण करता है। अब यहाँ पे ये सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया है, ये ध्यान दीजिएगा कि सुल्तान की उपाधि कौन ऐसा, दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा राजा था कि जो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, तो खिज्र खान ने किया। बहलोल लोदी क्या करता है कि सुल्तान की उपाधि ये भी धारण करता है, और देखिए इसमें कुछ अच्छे काम किए, अच्छा था, अच्छाइयां थी। तो क्या करता है कि पहली बात की अपने जितने भी मंत्री होते हैं, मंत्रियों का, सेनापतियों का, सबका सम्मान करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी राज हो तो राज में उसे चलाने के लिए एक बॉडी होती ही होती है, ठीक है। जैसे कि आज भी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो मैनेजिंग डायरेक्टर से लेकर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हर एक अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग उनको पद दिया गया होता है। तो इसी तरह से जब कोई राजा राज करता है तो वहां पर कई पद होते हैं, और जो सम्मानित पद होते हैं वो क्या करता था, सबको सम्मान करता था। अपने मंत्री, जितने भी मंत्री होते थे, सेनापति होते थे, सबको सम्मान करता था, और बराबर हमेशा अपने बराबर उनको आंकता था। दूसरी बात, अगर उसके मंत्री या फिर जो भी अगर खड़े होकर के बात करते थे तो ये भी खड़ा होकर के ही उनसे बात करता था। ये नहीं कि ये बैठ गया राजा की तरह आराम से, हाँ बोलो जी बोलो, क्या बात है बोलो, ठीक है। तो ये क्या करता था, पूरा सम्मान देता था। अगर वो नीचे चटाई पे बैठ कर बात कर रहे हैं, इसे वार्तालाप हो रहा है, कोई डिस्कशन हो रहा है, तो वो भी नीचे चटाई पे ही बैठता था। इसके बाद बहलोल सिक्का चलाया इसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये तो आसान भी है कि बहलोल सिक्का किसने चलाया या बहलोल कॉइन किसने चलाया, तो बहलोल से बहलोल पकड़ लेंगे, बहलोल लोदी ने चलाया था।
फिर इसके बाद ये पहला अफगानी था जो दिल्ली सल्तनत पे बैठा, यानी दिल्ली सल्तनत का जो दिल्ली सल्तनत काल है, इस दिल्ली सल्तनत काल में ये पहला अफगानी था जो दिल्ली सल्तनत पे बैठा। अब कहेंगे आप लोग कि नहीं, इससे पहले भी तो अफगान से ही आ रहे थे, क्योंकि मैंने कई बार बताया कि अफगान से इधर आए थे। अफगान से आते थे लोग, लेकिन अपने आप को कभी भी इन्होंने अफगानी नहीं माना, अपने आप को तुर्क माना। हमेशा आप देखेंगे जब भी अगर आप पीछे पढ़े, कभी भी पढ़े, तो इन्होंने तुर्क ही मानते थे। और इन्होंने तुर्क जैसे तुर्क में ही ज्यादातर इनकी कोई भी रचनाएं होती थी, तो ये तुर्क अपने आप को मानते थे। लेकिन बहलोल लोदी जो था अपने आप को अफगानी माना, और ये पहला अफगान था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत पे वह कौन सा राजा था जो अपने आप को अफगानी मानता था, या फिर अफगानी था जो पहली बार दिल्ली सल्तनत पे बैठा। तो पहली बार दिल्ली सल्तनत पे बैठने वाला पहला अफगानी जो है बहलोल लोदी था। इसके बाद इसका बेटा आता है सिकंदर लोदी। देखिए सिकंदर लोदी ने कुछ अच्छे काम किए। पहली बात की, बैठा तो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, इसने जो है शाह की टाइटल अपनाया, शाह की उपाधि धारण किया। इसे शहनाई का शौक था। आगरा शहर की स्थापना इसने 1504 ईस्वी में किया। देखिए ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था या फिर कब किया था। तो आगरा शहर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने किया था। कब किया था, अगर ये याद करना हो तो आप निमोनिक मेथड से याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 504, अगर तीन ही डिजिट्स को लें तो 1 तो अपने आप से लगा लेंगे। तो देखिए अगर यहां से करें तो 5 का होता है L, 0 का होता है S और 4 का होता है R। तो मैंने यहां पे लिख दिया LASAR, लसर। तो इससे शब्द आपने बना लिया कि क्या होता है कि जब अगर आप आगरा गए हो तो आगरा का पेठा बहुत मशहूर है। इसके बाद बहुत सारी मिठाइयां जो मशहूर हैं, और ये मिठाइयां अक्सर क्या करती हैं, लसर लसर करती हैं, ठीक ना, मतलब चिपचिपी होती हैं, उसमें मीठा होने की वजह से लसर लसर करती हैं। तो इसी तरह से याद रखा, जब भी आप आगरा का नाम आए कि आगरा की कब हुआ था और उसकी स्थापना कब हुई थी, आगरा की स्थापना कब हुई थी, तो आप यही कहेंगे अच्छा आगरा, ओ पेठा वहां पे होता है, बहुत लसर लसर करता है। तो सही बात है, वहां पे मिठाई तो लसर लसर करती है। तो लसर लसर आप क्यों लसर याद रखेंगे, तो देखिए L का होगा 5, A का कुछ नहीं, S का 0, A का कुछ नहीं, R का होगा 4, यहाँ पे 1 लगा देंगे। 1504 ईस्वी में फिर 2 साल बाद चूंकि स्टेब्लिश किया, उसको आगरा का शहर बनाया, तो ऐसा तो नहीं है कि तुरंत बनाया तुरंत बस जाएगा, टाइम भी लगता है किसी चीज को डेवलपमेंट होने में। तो 2 साल बाद यानी कि 1506 में फिर जाकर के वहां राजधानी बना दिया। दिल्ली से राजधानी जो दिल्ली थी, दिल्ली से राजधानी ला करके यहाँ पे आगरा उत्तर प्रदेश में, जहां पे आप जानते हैं क्या है, कमेंट करके बताइए क्या है, मशहूर है यहाँ पे। तो आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। इसके बाद जमीन नापने के लिए आपने सुना था कि बिस्वा की कोई इकाई बनाया था, कौन बताया था, आप कमेंट करिए अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा हो तो, कि बिस्सा जो है, बिस्सा इकाई कौन बनाया था, बिस्सा में कौन नापता था जमीन को, और इसने किस तरह से नापा, गज ए सिकंदरी में नापा, एक इकाई दिया जो मेजरमेंट थी, मेजरमेंट की इकाई दिया था। इसके बाद इसका ये आता है इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी जो बैठता है 1517 में बैठता है, और 1526 में बाबर आक्रमण करता है और इसको मार देता है। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर भी क्या था, इब्राहिम लोदी को भगाने के लिए इसका ही चाचा आलम खां और इसका भाई दौलत खां लोदी दोनों इसको निमंत्रण देते हैं। दौलत खां लोदी पंजाब में होता है, यहां पर ये इसको निमंत्रण देता है बाबर को, और इसके बाद इसका चाचा आलम खां, दोनों निमंत्रण देकर के बुलाते हैं कि इब्राहिम लोदी को मारो, और सोच रहे थे कि बाबर आएगा, लूटेगा, मारेगा, पीटेगा, लूटेगा, चला जाएगा, हम लोग राज करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। 1526 में पानीपत का युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, उसमें इब्राहिम लोदी पूरी तरह से हार जाता है, मार दिया जाता है। इसके बाद ये दोनों, जो दौलत खां पंजाब में राज करता रहता है, ये यहां से कुछ नहीं इसको मिलता है, बाबा जी का ठुल्लू मिलता है, क्योंकि ये सोचता है कि बाबर आया, मार के चला जाएगा, लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ये तो नहीं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते महीने 2 महीने ऐसे ही रह जाता है, क्योंकि इधर के वेदर सही नहीं हुआ करता था। तो यहाँ पे इसको वेदर यहाँ का भाग गया, बहुत अच्छा लगा यहाँ का एनवायरमेंट, तो ये क्या किया कि परमानेंटली यहीं रहने लगा। फिर ये लोग थोड़ा सा चूजा करने लगे, बस इन लोगों को भी खत्म कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो करेंगे मुगल काल में। तो मुगल, इसके बाद मुगल काल की वीडियो तैयार होगी। अब देखिए इसमें आपने लोदी वंश कैसे याद रखना है, इसको तो आपने याद कर लिया कि सैयद वंश, सैयद होते हैं लोग या शहीद होते हैं लोग, तो क्या करते हैं, चारों ओर तारों में दिखते हैं, चाहे चारों ओर तारे ही तारे दिखने लगते हैं, चाहे जैसे चाहे वैसे याद करें। और लोदी वंश को कैसे याद किया था आपने, लोदी से आपने लोभी शब्द पकड़ा, और लोभी लोग क्या करते हैं, चारों तरफ लात खाते हैं। तो चारों से क्या हो जाएगा 14, और लात से देखिए LAT लात,
लात का हो जाएगा L का 5, A का कुछ नहीं, T का होगा 1। आप इसी दोनों को ले लीजिए 1451। तो हमेशा याद रखेंगे कि बहलोल लोदी जो है 1451 में दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पे बैठता है। बाकी ये देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिकंदर लोदी जो है शाही की टाइटल अपनाता है। बाकी इसमें ये खिज्र खान किसी भी टाइटल को नहीं अपनाता है, और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है। आगरा शहर की स्थापना लसर लसर, आगरा की स्थापना लसर लसर आप याद रखेंगे, इस तरह से आप याद कर पाएंगे। बाकी इस तरह से आप कंप्लीट हो गया दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कुछ और मैंने ट्रिक बनाया था, क्रम वाइज अगर किसी को याद रखना है कि फिर कौन सा वंश सबसे पहले आया, तो आपको मैंने बताया था कि आप इस तरह से याद रखेंगे कि गुल खिले तो, यहां पे मैं लिख देता हूं सास लो। तो देखिए, गुल से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सास से सैयद वंश, लो से लोदी वंश। अब कौन साथ लो, आपको नहीं कह रहे हैं, मुगल को कह रहे हैं। तो इसके बाद मुगल ही आएगा, तो कह देंगे मुगलों। गुल खिले तो सांस लो मुगलों। तो आप ध्यान रखेंगे कि गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया, लोदी वंश आया, और इसके बाद मुगल वंश आया। तो इन सब वंशों को आप आसानी से याद कर पाएंगे। और ये तो 1526 से 1707 तक चला, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये अभी आप पढ़ेंगे 1526 से 1707 यानी औरंगजेब तक, ठीक है। ये यहाँ यहीं तक पढ़ेंगे। वैसे तो मुगल वंश का लास्ट शासक जो था 1857 की जब क्रांति होती है, उस समय उसको रंगून भेज दिया जाता है और वहां खत्म होता है। लेकिन जो ये काल है, ये 1500 बहुत ही इफेक्टिव है, यहाँ से यहाँ तक हमें पढ़ना ही है और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और इस तरह से दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। कैसी रही ये वीडियो? अच्छी रही तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।